बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, दुनिया में अगर हम अनमोल तरीन रिश्तों की बात करें, उन अहम तरीन रिश्तों की बात करें जो हमें हर तरीके से खुश भी करते हैं, कभी तकलीफ़ भी देते हैं, लेकिन जो सबसे प्यारे और सबसे कीमती, सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं, तो उसमें अगर मैं ये कहूँ कि वो जो हमारा रिश्ता अपने बच्चों के साथ होता है या माँ बाप और औलाद का रिश्ता होता है, तो मेरे ख़्याल से ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ़ कर देते हैं। मैं एक माँ हूँ, बहुत सी माएँ और ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स, बाप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे। माँ बाप का हर फ़ैसला, हर कदम पे अपने बच्चों के लिए कोशिश यही होता है कि उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बेहतरीन हो। लेकिन जब किसी माँ या किसी बाप से उसकी औलाद छीन ली जाए या उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ हो, तो माँ बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी कायनात जो है, इट कम्स क्रैशिंग डाउन। इसीलिए बच्चों को माँ बाप प्रोटेक्ट करते हैं। जब किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं कि हमारे बच्चे सेफ़ होंगे, सिक्योर होंगे, क्या उनको बेहतरीन तालीम मिलेगी, क्या उनकी तरबियत बेहतरीन अंदाज में होगी। और कोशिश यही होती है कि ऐसे डिसीजंस लें जिनसे उनकी ज़िंदगी बेहतरी और पॉजिटिविटी और कामयाबी की तरफ जाए। और जब कोई ट्रेजेडी या कोई सानिया रूनुमा होता है, तो और जिस सानिया की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ आप सब जानते ही हैं। आज का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ब्लैक डे कंसिडर किया जाता है। आज के दिन 10 साल पहले 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ, जिसमें 132 बच्चे शहीद हुए और टोटल तादाद शोहदा की 149 थी, जिसमें टीचर्स और ऑब्वियसली स्कूल का स्टाफ वगैरह सब इंक्लूडेड थे। मासूम से बच्चे फूलों की तरह, उनके माँ बाप ने उनको स्कूल भेजा, रवाना किया। सोचा कि हम जब स्कूल से लेने के लिए जाएंगे, किसी ने सोचा होगा हम लंच साथ गाड़ी में खिला देंगे, किसी ने सोचा होगा कि हम घर कहीं बाहर ले जाएंगे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मासूम बच्चे दहशतगर्दी की लपेट में इस तरह से आएंगे। आज का दिन वो खौफनाक और दर्दनाक दिन है जो हम कभी भी नहीं भुला सकते और हमें भुलाना भी नहीं चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि ये एक बहुत ट्रैजिक दिन था। ये दिन ऑफ कोर्स हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बारे में याद दिलाता है और हमें रिमाइंडर देता है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने डटे रहना है। लेकिन उन दहशतगर्दों ने हमारे कौम के मुस्तकबिल पे हमला किया था, हमारे मासूम बच्चों को अटैक किया था। और व्यूअर्स, चाहे 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, 40 साल हो जाएं, एक माँ और बाप का दुख उस पूरे ख़ानदान के लिए जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी है वो कम नहीं होती। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो वक्त के साथ ये दुख बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर साल माँ और बाप सोचते होंगे कि अगर मेरा बेटा अभी ज़िंदा होता तो वो ये कर रहा होता, वो इस क्लास में होता, उसकी ये एक्टिविटीज़ होती। सो व्यूअर्स, 16 दिसंबर 2014 वो दर्दनाक दिन है जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया नहीं भुला सकती। व्यूअर्स, आज 10 साल के बाद भी हम उस APS के अटैक को याद भी कर रहे हैं और उन चेहरों को, उस मासूमियत को, उन खुशियों को हम हमेशा याद रखेंगे। जो वो बच्चे, खुशियों से मुराद ये कि व्यूअर्स देखें, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपनी ज़िंदगियों को एक सर्टन अंदाज में जीते हैं। जब इतनी यंग एज पे इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, देखें, माँ बाप का इस दुनिया से जाना एक नॉर्मल चीज़ है। बच्चे माँ बाप को दफनाते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को दफनाएं,
मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं इमेजिन कर सकती व्यूअर्स कि ये कितनी अजियतनाक चीज़ होगी। ऑफ कोर्स ये तो हम जानते हैं कि शहीद तो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, लेकिन माँ बाप तो फिर आखिर माँ बाप होते हैं ना। उन्होंने अपने बच्चों को जंग के लिए तो नहीं भेजा था, उन्होंने सरहदों पे तो नहीं भेजा था, उन्होंने तो अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजा था। लेकिन वो बच्चे घर तो आए लेकिन कफन में लिपटे हुए। सो व्यूअर्स, उन बच्चों को याद कर रहे हैं, उन फैमिलीज़ को याद कर रहे हैं और उन जालिम दुश्मनों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इन मासूम बच्चों और टीचर्स के साथ वो किया जो कोई हैवान भी ना करे। इट इज़ द मोस्ट शॉकिंग एंड हॉरिफिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह पाक उन बच्चों को, टीचर्स को, स्कूल के उस हर फ़र्द को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो शहीद हुए इस अटैक में। और अल्लाह पाक से स्पेशली ये दुआ करती हूँ कि उनकी फैमिलीज़ को, उनके भाई बहनों को, उनके माँ बाप को, दादा दादी, नाना नानी, सब फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह पाक सब्र व जमील अता करे, आमीन। व्यूअर्स, मैं जब भी सोचती हूँ ना इस इंसिडेंट के बारे में तो मुझे वो दिन याद आता है, सुबह याद आती है जब ऑन एयर जाना था और इस वाक़े के बारे में पता चला। ये उस खुदा की कसम पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उस पूरे प्रोग्राम के दौरान बल्कि 3-4 दिन तक रेगुलरली हमने, बल्कि पूरा वो हफ़्ता से रिलेटेड शोज़ किए और व्यूअर्स रोना नहीं रुका। वो जो कहते हैं ना बड़े कि कलेजा फट गया, लिटरली। खैर, अगर आप भी अपनी कोई फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स शेयर करना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। किचन में शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। आमना, आप कुछ कहना चाहेंगी आज के दिन की मुनासबत से? एज ए मदर आप ऑफ कोर्स रिलेट कर सकते हैं और इमेजिन भी मैं कहती हूँ हम नहीं कर सकते कि उन माओं का दर्द क्या होगा, उनकी तकलीफ़ क्या होगी जिस ट्रॉमा से वो गुजरे होंगे। और शायद टिल डेट मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी औलाद को खो के रिकवर कर सकता है। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे, उनके लिए दुनिया में आसानियाँ करे। क्योंकि देखो दर्जात तो उनके बुलंद हो ही गए ना, बट तकलीफ उनके के लिए दर्जात के साथ, एक दर्जे के साथ तो हम कंपैरिजन भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसा ही नहीं कर सकते कि वो तो शहीद हैं, देन बच्चे इनोसेंट हैं, मगर वो पेरेंट्स, वो माएँ, वो जिन्होंने बच्चों को पिक करने जाना था, बहुत से प्लान्स होते हैं, आज ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों के प्लान्स होते हैं, आज हमने इधर, मतलब वो चीज़ें आप, बच्चा 4-5 साल का होता है तो माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी। इमेजिन कि वो चीज़ ही, हमजा इस साल माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गया कनाडा, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे मेरे बच्चे को। वो जब कॉलेज जा रहा था तो याद है आपको आमना मेरा क्या हाल था? मैं सेट पे आके रोती थी, धाड़े मार मार के। ब्रेक में मुझे रोना आ जाता था, मुंह पहुँचती थी, फिर शो कंटिन्यू करती थी। और व्यूअर्स, उस वक्त फिर मुझे APS के बच्चे याद आए। यार उन्होंने तो स्कूल भेजा था अपने बच्चों को, वो घर ही नहीं आए लेकिन कफन में लिपटे हुए। इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल दुआ कर सकते हैं। खैर व्यूअर्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक पर्सनालिटी की आज डेथ एनिवर्सरी भी है, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक में जाएंगे। आज फिरदौस बेगम साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है। फिरदौस बेगम एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी। 4 अगस्त 1947 को लाहौर में पैदा हुई। अपने करियर का आगाज़ आपने क्लासिकल सिनेमा से किया और 1963 की फ़िल्म फानूस से आपने अपना डेब्यू किया। उसके बाद आपने 150 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया जो पंजाबी, उर्दू एंड पश्तो की फ़िल्में थीं। आपकी मशहूर फ़िल्मों की बात करें, हीर रांझा, ज़िद्दी, घर का उजाला, इंसानियत, ये उनमें शामिल हैं। फ़िल्म हीर रांझा में आपको अपनी बेहतरीन एक्टिंग पे निगार अवार्ड से नवाजा गया। व्यूअर्स, उस ज़माने में निगार अवार्ड, आजकल हम लक्स स्टाइल अवार्ड की बात करते हैं, हम अवार्ड्स की बात करते हैं, उस ज़माने में निगार अवार्ड बाहर का जिस तरह ऑस्कर अवार्ड होता है उस तरह होता था पाकिस्तान में। तो उस वक्त आपको निगार अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि आपने फ़िल्म हीर रांझा में हीर का कैरेक्टर जो है वो बड़े खूबसूरती से अदा किया।
आपका इंतकाल 16 दिसंबर 2022 को हुआ। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस नोट पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमना हमारे साथ शेयर करेंगी कि वो क्या बना रही हैं, बल्कि यकीनन आज मुझसे भी कुकिंग करवाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं सर्दियां आ गई हैं और बहुत ज़ोर से आ गई हैं और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो चाह रहे हैं कि वार्म चीज़ों की तरफ जाएं और ऐसी चीज़ें खाएं और पिएं जिसकी वजह से हलवा जात और बहुत सी ऐसी चीज़ें इन हो जाती हैं। लेकिन आमना एज़ यू नो मेन चीज़ जो सर्दियों में हर बंदा घर में हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन बनाता है, यखनी या सूप तो बनता ही बनता है, राइट। और अगर नहीं बनता तो बनाना चाहिए व्यूअर्स, बिकॉज यखनी से जो यखनी में जो कोलेजन बनता है जो होता है, स्पेशली अगर आप मटन या बीफ की हड्डियों का, स्पेशली बीफ की अगर हड्डियों का आप यखनी निकाल के घर में रख लें, फिर कभी आप उस यखनी में चिकन कॉर्न सूप बना लें, हॉट एंड सार बना लें। 19B सूप एक बड़ा पॉपुलर है लाहौर में, जो प्रॉन चिकन वगैरह बहुत से बनता है। थाई सूप हो गया, हज़ारों किस्म के सूप्स है, क्रीम और मशरूम वटेवर। अगर आप उसकी बेस यखनी बना लें तो वो बेस्ट होता है, बिल्कुल ठीक है ना। और डेली अगर आप लोगों को, बच्चों को, घर वालों को ये पिलाते हैं तो एटलीस्ट सर्दियों में बीमारी का एलिमेंट ज़रा कम हो जाता है। और उसके साथ ऑफ कोर्स किन्नू का, सिट्रस फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि विटामिन सी भी आपके सिस्टम में जाए। तो हमने इस हफ्ते डिसाइड किया है कि हम क्या बनाएंगे ऑल वीक, सूप्स एंड उसके साथ एपेटाइज़र। एंड व्यूअर्स, सूप और एपेटाइज़र एक कंप्लीट मील है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ मेन कोर्स बनाएं। एक बड़ा बोल अगर आप सूप का बच्चों को पिला देते हैं, साथ में आप कोई मज़े का एपेटाइज़र खिला देते हैं तो वो मोर देन इनफ है। ये तो अगर गेस्ट घर में आ रहे हो तो बंदा सूप, एपेटाइज़र, साथ में मेन कोर्सेज वगैरह बनाता है। बट अगर घर पे सिंपल आप डिनर के लिए बना रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी और लाइट मील भी बन जाती है। सो आज आप कौन सी डिशेस बनाना अभी हम लोग इनिशियली स्टार्ट करें, आपको पता है सबका फेवरेट होता है हॉट एंड सार सूप, तो अभी हम वो बना रहे हैं और साथ में हम चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं। अच्छा, तो मैं किचन में आ जाती हूँ, आप मुझे बता दें कि मैंने क्या काम स्टार्ट करना है। हमने जो स्प्रिंग रोल्स हैं उसकी भी फिलिंग हमने रेडी करनी है और जो स्टॉक है यखनी जो है वो हमारे पास है। उसके साथ हमने किस तरीके से चिकन और वेजिटेबल्स को लेके जाना है वो हम जो है साथ में इसी में प्रिपेयर करेंगे। स्टॉक मैंने साइड पे रख दिया, एक फ्लेम ऑन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हो गया, ग्रेट, परफेक्ट। एक में हम अब चिकन का जो ये देखिएगा, ये सूप के लिए हम जो रेडी करें ना, मैंने इसमें आप स्ट्रिप्स में चिकन भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है। हमने मिन्स लिया है, ठीक है। इसमें हम ये वाला कर लेते हैं, उसमें हम लोग जो स्प्रिंग रोल्स हैं उसका रेडी कर लेंगे मटेरियल, ठीक है, ठीक है। मैं जो हॉट एंड सार के और ये सारा का सारा इसमें जाना है या हाफ? जी ये सारा एक में जाएगा। सबसे पहले हम गार्लिक डाल देंगे, थोड़ा सा, अब इसको हाफ इसमें टोस्ट इसमें कर लेंगे, हाफ उसमें डाल लेंगे, एंड देन फिर हम इनको एक साथ ही दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो जाएंगी। और जो जी ठीक है, तो आप अब अपना स्टार्ट कर दें, तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, तब तक ये चिकन जो है वो थोड़ा सा कुक हो जाएगा। हॉट एंड सार सूप के लिए बेसिक हम लोग बहुत इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं हम ले रहे हैं। तेल मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच, उसके साथ हम लोगों ने लहसुन लिया है, उसको हमने अच्छे से चॉप किया हुआ आपके सामने डाला है इसके अंदर, वो ऑलमोस्ट 1 खाने का चम्मच हमने लिया है। और उसके साथ हम लोग इसमें अदरक लेंगे 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च हैं 3 से 4 अदद, मुर्गी का गोश्त आपकी चॉइस है किस तरह से आप उसको लेना चाहते हैं, मिन्स ले रहे हैं या स्ट्रिप्स में कटा हुआ लेंगे। 250 ग्राम लिया है, यखनी है 2 लीटर, वाइट पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, सॉल्ट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप लेंगे हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है, सिरका है 2 खाने के चम्मच, लेमन जूस है 3 से 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच है, बंद गोभी है, गाजर है, और इसके साथ हम लोगों ने जो है थोड़ी सी कैप्सिकम ली है, या आप जो भी वेजिटेबल्स लेना चाह रहे हैं 1 से 1.5 कप आप ले सकते हैं। कॉर्न मैंने लिए हैं वो 5 से 6 स्लाइसेस हैं, उसके आप जो बेबी कॉर्नस हैं वो ले लें या फिर बीन्स ले लें। ग्रीन हर्ब्स ली हैं, रोज़मेरी है आधा खाने का चम्मच, हरा प्याज है, कॉर्नफ्लोर है, इसकी जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए, पानी हमें चाहिए होगा इसकी स्लरी बनाने के लिए, एंड देन अंडे हैं हमारे पास 2 से 3 अदद, उनको जब आपको पता है कि हम एंड पे बिल्कुल इसमें ऐड करते हैं। जी अब इसके अंदर हम ये जो हमने बनाना है ना स्प्रिंग रोल्स का, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, चिकन मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है, बिल्कुल उसके आपको पता कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि जिसमें कोई मुश्किल हो, हल्का सा हम उसको टॉस कर लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी और आप अगर कच्ची मुर्गी भी इसके अंदर डाल दें वो भी तो आप उसको कुक कर सकते हैं, सेम मैं वेजिटेबल्स हमारे पास क्योंकि बॉइल्ड बॉइल्ड चिकन थी, हाँ जी, तो हमने उसको अक्सर वही जैसे हम बात करते हैं कि कोई लेफ्ट ओवर भी आपके पास रह गई है, किसी दिन आपने कुछ बनाया है या उसमें कुछ है, तो देन बहुत अच्छी सी आपकी फिलिंग तैयार हो सकती है। कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने, ये देखिएगा हम इसमें
थोड़ी सी कैबेज भी डाल रही हूँ मैं। सेम ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हमारी सूप में भी हम डाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्टॉक होता है ऑलरेडी उसमें वैसे हम लोगों ने थोड़ी सी जो है वो वेजिटेबल्स डाल के हमने इसको, जो स्टॉक है ना वेजिटेबल स्टॉक था एक्चुअली में वो, तो उसके अंदर वेजिटेबल्स भी थी, चिकन भी था, मगर ये हमने डालना है जो क्रंच आएगा, जो ज़रा हमें सूप के अंदर एक वेजिटेबल्स का कंटेंट ज़रूरी होता है, उसके लिए हम लोग इसमें एक अच्छी क्वांटिटी अब वेजिटेबल्स की देखिए ना, ऐड करें। जिनके बच्चे नहीं खाते सब्जियां, जी एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। अब गाजर भी ये देखिए। इतनी अच्छी सीजन में आई आई हुई हुई है, है एग्जैक्टली। गाजर के हलवे बना बना के जो खिला रहे हैं, थोड़ा सा ये भी तो जी। एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है ना आपके पास। आपने पहले थोड़ा सा चिकन को और वेजिटेबल्स को कुक कर लिया, फिर आपने उसको यखनी में डाल दिया। बहुत से लोग डायरेक्ट यखनी में भी जी डाल देते डायरेक्ट हैं। भी डाल दें बिल्कुल, बस उसमें ये होता है कि फिर आपको साथ साथ स्किमिंग करनी होती है। जो भी आप अगर चिकन ऐड करें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हमने क्योंकि यखनी जैसे आपको बताया कि अगर आप बीफ की निकाल लेते हैं या मटन की ले लेते हैं, आप लेके उसको जो बाउल्स में छोटा छोटा बना के फ्रीज कर लें, एंड देन जैसे ही आपका मूड है कि आपने सूप बनाना है, आप उसको निकाल के डिफ्रोस्ट करेंगे और उसके साथ आप ये जो चिकन और वेजिटेबल्स का एक मिक्स रेडी करके उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं जो थोड़ी सी सॉसेज हैं वो ऐड कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं जस्ट 1 to 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करी हूँ इसमें। एक्चुअली ये बस कुक है, क्योंकि इसमें एक्चुअली ये होता है कि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हमने कुक नहीं करनी, उसका क्रंच हमें बरकरार रखना होता है। स्पेशली जो स्प्रिंग रोल्स हैं उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो फ्राइंग भी होगी, तो उसके अंदर भी वो बिल्कुल एक वो डेड वेजिटेबल्स का कंटेंट डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर वेजिटेबल्स की कोई न्यूट्रिएंट्स बाकी नहीं रहते उसके अंदर। बिल्कुल, और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल और चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है। नहीं स्प्रिंग करना। रोल वैसे ही फ्राई होते हैं। सो द बिल्कुल पॉइंट हमने 1 to 2 टेबल स्पून ही जस्ट इसमें ऐड करेंगे। और बाय द वे आप एयर फ्रायर में भी स्प्रिंग रोल्स कर बना सकते हैं, सकते हैं बड़ी बिल्कुल। इजीली। हर बार ना ये काली मिर्चें ऐसे उड़ा उड़ा के डालती है और फिर ये थोड़ा मेरी सा नाक मैं में इसमें जाती हैं और फिर मेरी छींकें शुरू हो जाती चिकन हैं। पाउडर ऐड करी, सीजनिंग मैं इसमें भी ऐड कर लेती हूँ। वैसे तो हमने नहीं, जो सूप स्टॉक में है तो उसमें डालनी है, लेकिन जी, बात ये कि अगर आप भी चिकन एक में अच्छी, फ्लेवर हाँ डाल जी, देते हैं ना तो बड़ा अच्छा हो ये जाता एक बेसिक होता है, एक आप क्या कह लें मेथड कह लें, कि आपकी हर चीज़ जो है उसमें सीजनिंग होनी चाहिए, फिर ही आपके खाने में प्रॉपर एक फ्लेवर आएगा। ये देखिए है। कुछ अच्छा भी इसके अंदर इस तरह से नहीं है, ये देखिएगा। ये बस अच्छा, उसमें और क्या क्या डालना है हमने? इसके अंदर अब हमने सॉसेस डालनी है, वो नहीं डालेंगे। कुछ हम इसमें जस्ट थोड़ी सी ऐड करेंगे, बाकी फिर हम एंड पे ना सूप में फाइनल कर लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी टेस्ट करके उस हिसाब से। कॉर्न्स भी डाल देंगे हम, इसमें डाल दें सारा? हाँ जी। थोड़े से मैंने इसमें अनियन डालने हैं। इसकी आपकी अपनी चॉइस है, वेजिटेबल्स आप जो स्पेशली स्प्रिंग रोल्स में जो भी आप डालना चाह रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मैं कैप्सिकम भी ऐड करूँगी, क्योंकि अच्छी इसकी बहुत फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है वेजिटेबल्स में, और उसके साथ कलर देखिए आप, सारे कलर्स जो हैं वो वेजिटेबल्स के अच्छे से मिक्स हो गए। स्प्रिंग रोल अच्छा, की इसमें फीलिंग हमने अभी सबको सिर्फ आती है। सोया सॉस डाला है, जी, और क्या इसके डालना है अंदर इसमें? चिली सॉस ऐड कर दें। मैं डालती हूँ। बाकी जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम इसको फाइनल करेंगे, जब हम इसको स्टॉक में डालेंगे, कुक करेंगे, थोड़ा सा कौन सा ऐड कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है और जो हमारा स्टॉक है वो भी हमारा सीजनड है, तो फिर हम उसके हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना बोटी के बड़े बड़े पीसेस वैसे ही नहीं पसंद, तो बिल्कुल। मुझे ये कीमे वाला बहुत एलिमेंट अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा exactly। लगता है और वो ज़्यादा मज़े का होता और है। उसमें ना एक बड़ी बैलेंस आ जाती है क्वांटिटी आपकी हर बाइट में। जब भी आप एक सूप का लेते हैं ना अपना स्पून फुल, तो उसमें आपको एक चिकन भी उतना ही आ जाता है, अदरवाइज फिर वो चिकन ही आएगा, वेजिटेबल्स जो हैं वो उसमें नहीं आ पाती हैं। तो इसलिए बेसिक ये एक आइडिया होना चाहिए। आप कोई भी चाइनीज़ बनाएं, अगर आप जैसे चाउमीन आपको पता है उसके अंदर वेजिटेबल्स हमेशा लंबी कट होंगी, जो भी आप बनाएंगे उसमें आपकी चिकन और वेजिटेबल्स की शेप एक होनी चाहिए। एक बेसिक आप कहने रूल होता है। एक दो टिप्स मैं बता देती हूँ सूप के हवाले से, क्योंकि कंप्लेन क्या आती है कि रेस्टोरेंट वाली लुक नहीं आती, वैसा फ्लेवर नहीं आता, ये एक बड़ी हमें कंप्लेन सुनने को मिलती है। इसको मेरा ख्याल है मैं ऑफ कर दूंगी, ये अब ताकि ready हो थोड़ी गया सी ठंडी हो जाएगी तो फिर हमें इसको फिलिंग करनी है। बिल्कुल सही है। इसका थोड़ा सा क्रंच अभी इनमें वेजिटेबल्स में है। और बाय द वे फिश क्रैकर्स बड़े आराम जी, से आपको मार्केट में आजकल मिल जाते हैं। सूप्स के साथ आप सूप्स के सर्व साथ करें, वो आप गरम फ्राई गरम जो करके। है उनको फ्राई करें एंड यू जी। गुड टू गो। अगर हम ये साइड पे कर दें तो जी, हम अपने फिश हम- क्रैकर्स को भी फ्राई करने की तरफ जा सकते हैं। बात ये कि व्यूअर्स, बात करते करते गप लगाते लगाते आप अपना काम जो है वो डन कर सकते हैं। Exactly। मतलब जैसे कि बहुत से घरों में अब ओपन कॉन्सेप्ट वाला किचन भी होता है, या लोग जी। सहन में ला के अपना चूल्हा लगा लेते हैं और कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो जब आप ये कर रहे हैं तो साथ में ये भी कर लें। जी। अच्छा, केचप भी जाएगा? जी, केचप ये मैंने आपको बताया कलर के लिए, जैसे हम लोगों का होता है कि भाई वो वाला फ्लेवर या वो वाला कलर लुक नहीं आ रही, उसके लिए एक दो आप टिप्स हैं उनको फॉलो कर लेंगे। एक हमने इसमें जो कप है ऑलमोस्ट वो हमने केचप का ऐड किया है,
और उसके साथ हम इसके अंदर आपने 2 to 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है आपने। एक ये फ्लेवर के लिए हो गया, एंड जो आ गया इसका टेक्सचर, उसके लिए जब आपने हम लोग क्या करते हैं इसी स्टेज में जैसे स्टॉक डाला उसमें हम लोग अंडे डाल देते हैं। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। जब आपका सूप बिल्कुल रेडी हो जाए, आपने उसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दिया, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, जब वो आ गई है उसके बाद आपने इसमें ये हमने बीटन एग्स है आपने ये ऐड करना बट है। ये अभी आगे जाके नहीं बिल्कुल, मैं जस्ट वो एक बता रही हूँ, आप उसमें डाल के उसको आपने थोड़ी देर के लिए ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स के लिए आपने उसमें स्पून जो है वो स्टर नहीं करना, आप इसको नहीं छेड़ना। आफ्टर 2 to 3 सेकंड्स आपने फिर उसके बाद जब उसमें आप स्पून चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे वो रेस्टोरेंट्स में हमें सर्व करते हैं बाकायदा एग जो है वो एक अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा होता है कि इसकी एक हेल्दी क्वांटिटी है उसमें, वो आपकी अचीव हो जाएगी। ये जो बिल्कुल। टिप्स है एंड बात ये है कि देखें हर चीज़ जो है वो अपने तरीके से और अपने तरतीब से हो सकती है। अब अगर आप इसको इसमें से निकाल लेंगे तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और और हम अपने स्प्रिंग रोल्स भी बनाना शुरू कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक रिक्वेस्ट है, जब भी बनाने लगें सबसे पहले एक दफ़ा इसके मटेरियल को ट्राई कर लें। जी। कभी कभी लोग नमक ज़्यादा डाल देते हैं, वो एक दफ़ा आपने स्प्रिंग रोल भर लिया ना फिर नहीं कुछ हो सकता। उसके बाद वी कांट डू मैं अब एनीथिंग। सूप ऊपर देती हूँ स्टॉक ताकि हम उसमें जाने अब एक ये सेकंड डाल मैं ज़रा ये निकाल लूँ ताकि आपका वो जो है ना वहाँ पे स्प्रिंग रोल का मटेरियल भी आ जाए। और व्यूअर्स स्प्रिंग रोल तो बहुत पहले से आप बना के रख सकते हैं। अगर आप उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी चिकन और इन चीज़ों की डाल देते हैं तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा, जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो आप फिर ज़्यादा स्प्रिंग रोल बना के रख सकते हैं, आपके पास फिर कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा ठंडा होना ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज़ अगर हम इसको अभी देखिएगा बिल्कुल ही थिन सी होती है जो हमारे पास स्प्रिंग रोल की शीट्स हैं, तो ये इसमें एकदम से हम अगर ऐड कर देंगे मैं तो ये चाहूँगी फट कि हम जाएगी ज़रा जब यखनी बनने की वजह शक्ल से। दिखा दें जी, अपने व्यूअर्स को। ये बेसिक इस टाइम पे यखनी अब है। इसमें ये अब मैं डाल आप- दूं? जी जी बट एक दफ़ा पहले खैर। यखनी की हम शक्ल दिखाएंगे आपको व्यूअर्स। देखिएगा। ये देखें ये प्रॉपर मटन की यखनी है। जी। चिकन की भी निकाल सकते हैं, मटन जो की भी निकाल आप सकते हैं, चाहें। व्हाटएवर यू वांट। बट एज यू कैन सी, एक सेकंड मैं ज़रा उस तरफ करके ना, अभी आपने सूप में अपना सारा का सारा ये देखिएगा जो भी वेजिटेबल्स हैं, और चिकन उसका सारा जो जूस भी है ना जिसको वो हम हमने कहते ऐड कर हैं दिया। वो भी ये आपने थोड़ा ऐड सा हम करना इसे है। कुक कर लेंगे अच्छे से। मेरा पॉइंट सिर्फ ये होता है कि हर चीज़ साइमल्टेनियसली हम आपको करके दिखा रहे होते हैं, तो जो लोग कहते हैं ना हमारे पास तो टाइम नहीं होता, अगेन वही वाली बात, टाइम मैनेजमेंट, इट हैज़ टू बी टाइम, वेल मैनेज टाइम, और आपको कभी भी इशू नहीं होगा। नहीं होगा। फ्राई करने के लिए भी मुझे अगर एक चम्मच मिल जाए, ये आ गया हमारे पास, ग्रेट। अब साथ साथ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, जैसे ही वो अच्छी तरह गर्म हो जाएगा हम उस पर क्रैकर्स डाल देंगे, साथ साथ हम अपने स्प्रिंग रोल की एक चीज़ है व्यूअर जो मैं बार बार कहूँगी, हम इसलिए अभी उसको ज़रा 2 सेकंड दे रहे हैं बिकॉज यू हैव टू लेट इट कूल डाउन। बहुत गरम गरम को करते हैं तो वो पट्टी भी फट जाती है। वो फिर आप जैसे ही ऑयल में डालेंगे क्योंकि ज़ाहिर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो देन फिर वो आपके हाथ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा वो। इसलिए थोड़ा सा जब भी आप कोशिश करें ठंडा हो या एक रात पहले बना लें और उसके बाद अच्छा, आप एक गो में। एक और चीज़ जो मैंने बतानी है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, हम लोग तो कॉर्नफ्लावर नहीं ले सकते। गाइस ये फिर भी सूप ही है, कॉर्नफ्लावर ना भी डालें आप तो। और क्लियर सूप आपको पता है अभी कितने ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में आ गए हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप ना उसके अंदर कुछ और ऐड करें, आप लोग उसको बिल्कुल ही जो है वो थिकनेस ना बनाएं उसकी, कॉर्नफ्लावर ऐड करके, और आप उसे एज इट इज़ कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये वाला जो हमारा सूप है इसमें और कोई चीज़ नहीं जानी, अंडे के, कॉर्नफ्लावर और अंडे। कॉर्नफ्लावर डालना है हमने थोड़ा सा। जी, कॉर्नफ्लावर रेडी किया हुआ है मैंने, और उसके बाद थोड़ा सा जब ये कुक हो जाएगा, अभी क्योंकि इसका बॉइलिंग जो है वो नहीं आया पॉइंट, उसके बाद फिर हम इसमें अंडे ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, एंड देन हमारा सूप रेडी है। ये मैं एक आपके सामने आपको दिखा देती हूँ क्योंकि है ये अभी भी गर्म। तो ये देखिए 2-3 इसके मेथड्स हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, आप वैसे इसको बना लें। बट हमेशा से जी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़, और छोटे स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं ना तो वो ज़रा आसानी से खाए जाते हैं। होते ये कि हम बड़े बड़े स्प्रिंग रोल बनाने के चक्करों में होते हैं, वो बनाने भी मुश्किल है, हैंडल भी नहीं होते हैं फिर, और उसके बाद वो फिर फ्राइंग करते हुए भी क्रैक हो जाती हैं। देखिए मैंने इसमें एक एग वॉश की लेयर लगाई है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हमारा गुड टू गो है। ये वाली भी एक चीज़ है जो बड़ी आसानी से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स, एंड द फैक्ट इज व्यूअर्स हम लोग ना घबरा जाते हैं जो हम ऑन एयर देख रहे होते हैं फैंसी चीज़ें और चीज़ें होते हुए, हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये मसाइल हमारे नहीं होने चाहिए। वी शुड, इसीलिए आपके सामने बना के आपको बिल्कुल स्क्रैच से हर चीज़ दिखा रहे हैं कि ताकि आपको लगे, पता लग जाए कि कुछ भी ऐसा नहीं है या जो हमें इसका मेथड नहीं पता लगा या क्या कोई ट्रिक्स फॉलो किए गए हैं। आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं,
ताकि आप उन्हें फॉलो करें और बिल्कुल आपको सेम जो है वो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। थोड़ी देर आप इनको सेट करेंगे हम लोग, क्योंकि ज़रा सा जो अंदर से हमारा मटेरियल है वो भी अभी गर्म है, और जो एग हमने लगाया वो थोड़ा सा स्टिक हो जाए उसके साथ पीछे। ये देखिए। अच्छा, एक और चीज़, पापड़ हों, फिश क्रैकर्स हों, जब तक चूल्हा बहुत ज़्यादा आपका ऑयल गर्म ना हो तब तक आपने नहीं उनको उसको नहीं बनाना। अब देखें ना, वो मैंने डाल के पहले चेक किया है, वो प्रॉपर फ्राई हुआ है, तो फिर मैं साथ में आपने, अब देखें ना, बातें करते करते आपकी चीज़ें तैयार कर रेडी रहे हो हैं गई हम। हैं, देखिए। इशू कोई नहीं है, यू जस्ट हैव टू थोड़ा सा एक एफर्ट करने की थोड़ी बात सी है। आपने प्रेप जैसे पहले की हुई है, क्योंकि चाइनीज़ में या सूप्स या वेजिटेबल जो भी इसमें सबसे बड़ा मसला आता है वेजिटेबल्स का, तो वो आप एक दिन पहले, एक रात पहले कट कर लें, और देन उसके बाद तो आपने वन गो में आप इनको असेंबल कर लेंगे, तो कोई इशू ही नहीं है। ये देखिए। अब अगर हमारी ये आपको रेसिपीज़ इंटरेस्टिंग लगती हैं, मज़े की लगती हैं, तो व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर बना भी लिया करें ना, और फिर हमारे साथ शेयर भी किया करें कि मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस, वाज इट, मतलब आपने बनाया क्या उसी टाइप का बना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फीडबैक से ही तो फिर आगे बढ़ते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है जैसे अब सीज़न के हिसाब से ही जो भी मेन्यू है हम उसको चूज़ करें। जैसे अभी सूप्स का स्टार्ट किया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आजकल हर किसी का दिल कर रहा है कि सूप्स होने चाहिए, डिफरेंट तरह के हम लोग घर पे ट्राई करें, तो उसके लिए आप ये वाले बनाएं। बल्कि आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ व्यूअर्स, आप ना जो भी सूप्स आपको आते हैं बनाने, आप कोई सूप को बनाएं और उसकी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करें, और हमें हमारे साथ तस्वीर शेयर करें। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, हमें डीएम करें, हम कल तस्वीरें दिखाएंगे ज़रूर। आपने अगर हमारे साथ शेयर करनी है तो करें, हम भी लोगों को दिखाएंगे कि आप लोग किस किस्म के खाने और चीज़ें तैयार करते हैं। व्हाई नॉट, हमारे व्यूअर्स अगर घर पे इन्वॉल्व होके, और बाय द वे कोई मज़े की अच्छी रेसिपी होगी तो हम उसको फॉलो भी करेंगे और हम शेयर भी करेंगे ऑन एयर कि भाई ये आयशा ने मुल्तान से हमारे साथ रेसिपी शेयर बिल्कुल। की। और होती हैं आपकी जैसे स्पेशल रेसिपीज होती हैं, हर घर की एक स्पेशल रेसिपी होती है। आप लोग किन तरीकों को फॉलो करते हैं, तो आप उस तरीके के साथ हमें ज़रूर बताएं, ताकि फिर हम भी सीखें आपसे। अब ये देखिए ना, साथ ही मैं आपके सामने स्प्रिंग रोल्स भी डाल दी हैं फ्राई होने के लिए। तो बात ये है कि चीज़ें बड़े आराम से, अच्छा सूप हमारा अच्छी तरह खौल रहा है। हाँ बिल्कुल। अब हम इसको लो करेंगे और इसके अंदर हम अपनी स्लरी डाल देंगे। लाइए ये मैं ऐड करेंगे। ये लें जी हमारा, बहुत ज़्यादा थिक हम भी नहीं कर रहे इसको, बहुत ज़्यादा ही नहीं किया, थोड़ी सी अभी ये कुक भी होगी तब भी आप अभी कलर्स देख लें, आप आपके सामने हैं कि कलर किस तरीके से उसमें। ये लें हमारा सूप भी हो गया, साथ साथ हम अपने स्प्रिंग रोल्स भी करें। सो व्यूअर्स, एवरीथिंग इज बीइंग डन टुगेदर आपके सामने। आप देखें, आपसे बातें करते करते 15 मिनट्स के अंदर कटिंग हमने सिर्फ की हुई थी, बाकी तो सब आपके सामने की है। स्प्रिंग रोल भी हो गए, उसमें सिर्फ अंडा डालना है और स्प्रिंग रोल ने जैसे ही ब्राउन होना है हमने इसको निकाल लेना है। सो द पॉइंट इज विद इन हाफ एन आवर सूप एंड एपेटाइजर तैयार हो सकता है घर के अंदर। अब वही चीज़ है ना कि अगर आप परेशान हो रहे हैं कि आज क्या बनाएं, हस्बैंड कह रहे हैं हर रोज़ दाल चावल नहीं खाना, सो ये एक बड़ा अच्छा एलिमेंट है। बाय द वे, कि महंगा नुस्खा भी नहीं है। और वैसे भी अगर एकदम से गेस्ट भी आ गए हैं तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत टाइम लगेगा, और बड़ी एक अच्छी आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी कि सूप भी हो गया, एपेटाइजर भी हो गया। तो हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाकी की चीज़ें लिटरली इन द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स डन हो जाएंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हम आज बात करेंगे मेनोपॉज से रिलेटेड, और ये जो हमारे हार्मोन्स ख़वातीन के ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी मसाइल आते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी हो जाते हैं, बिकॉज मेनोपॉज एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग रियलाइज़ नहीं करते कि कितना सीरियस है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर अ ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें वन ऑफ आवर फेवरेट पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है। हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन ऐसी पते की बातें करती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों की नब्ज़ के ऊपर उंगली रख देती हैं जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हम मेनोपॉज से रिलेटेड बात करेंगे। अब बड़े बेसिक अल्फाज में अगर बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि जब माहवारी रुक जाती है, ख़वातीन एक उम्र पे पहुँचती हैं जहाँ पे एक वक्त पे वो एज 50s के बाद आती थी, अब ख़वातीन 45
50-40 की उम्र पे भी इस पे आ जाती हैं। मैं एक ऐसी खातून को भी जानती हूँ तो 35 में पेरी मेनोपॉज में चली गई। तो मेनोपॉज के भी वेरियस स्टेजेस होते हैं, लेकिन उसके बारे में बात तक नहीं होती। तो इलाज तो एक बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा, बड़ी दफ़ा लोग सोचते हैं कि इसका तो कोई इलाज है ही नहीं, ये तो होना ही है, ये तो नेचुरल ही है। लेकिन अगर कोई चीज़ इंसान को तकलीफ़ देती है, तंग करती है, आपके सिस्टम को ख़राब करती है, अगर उसको काउंटर किया जाता है तो जा सकता है, तो वाई नॉट। तो अगर मैं ये कहूँ कि पहली मर्तबा, तो ये बात बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं होगी। आज हमारे साथ डॉक्टर शबाना मुफ्ती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। पाकिस्तान में पहली मर्तबा बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी BHRT का इन्होंने आगाज़ किया है। अभी आखिर है क्या, इनसे जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स मेनोपॉज और हार्मोन से रिलेटेड मसाइल में ये कितना को यूज़फुल रहता है। कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम डूइंग ग्रेट। इट्स ऑलवेज लवली टू सी यू। और आप तो वैसे ही, आपको देख के मैंने पिछली बार भी कहा था, लगता है कि एक्ट्रेस या मॉडल हमारे सामने बैठी हुई हैं डॉक्टर का। मुझे तो लगता है कि जो खवातीन आपके पास आती होंगी वो अपनी गायनी के इलाज से ज़्यादा कहती होंगी हम आपकी तरह लग कैसे सकते हैं। होता है ना, होता है ना। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, आप मजाक तो करें लेकिन टॉपिक बड़ा सीरियस है जी। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि मेनोपॉज है क्या। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि जब माहवारी ख़त्म हो जाती है, बट ये है क्या चीज़? सिंपल सी बात है और बड़े लेमैन लैंग्वेज में मैं बताऊंगी कि आपके अंदर ओवरीज हैं, ओवरीज के अंदर ज़खायर होता है अंडों का, और औरत जो होती है तब तक फर्टिल होती है जब तक आपकी ओवरीज काम करती हैं और अंडे बनते रहते हैं। 50 साल के पास जाकर आपके एग्स की क्वांटिटी क्वालिटी कम होती है। जब एग्स की क्वांटिटी क्वालिटी कम होती है तो वो जो हार्मोन्स बना रहे होते हैं, वो हार्मोन्स जो होते हैं बनने बंद हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो औरत का होता है, जिस तरह आदमियों का टेस्टोस्टेरॉन होता है, औरतों का एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन डिफरेंट काइंड के होते हैं। जो ओवरी बना रही होती है उसको कहते हैं एस्ट्राडायोल। अब ये एस्ट्राडायोल ख़त्म हो जाएगा। ये वाला वो हार्मोन है जो औरत को जवान बना रहा है, जो औरत को सेहत दे रहा है, औरत की हेड टू टो उसकी हेल्थ, उसकी ब्रेन की, उसकी हार्ट की, उसकी बोन्स की, पूरे गट की, इंटेस्टिन्स की, स्किन, हेयर, नेल्स, हर चीज़ को उसने तरोताज़ा और जवान रखा हुआ है। आपने नोटिस नहीं किया, सॉरी करा पूरा ना मैंने व्यूअर्स, आपने नोटिस किया कि बड़ी दफ़ा मतलब वक्त के साथ, जैसे कि 30-35 35 के बाद बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं मेरे तो बाल वैसे रहे ही नहीं, मेरे बाल इतने घने होते थे, स्किन पे झुर्रियाँ आती हैं, और एक पॉइंट आता है जब बड़ी स्पीड से आनी शुरू हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। एक साल से दूसरे साल में चेहरा ही बिल्कुल बदल जाता और ये है, हाथों पे रिंकल्स आ जाते हैं, पैर अजीब से होने शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है वो अजीब ड्राई सी होने और जाती है। अंदर से आपके चेंजेस आ रही होती हैं, खाली सुपरफिशियल नहीं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हार्मोन की कमी हो रही है जो आपकी ओवरी बना रही थी, और जब वो हार्मोन ऊपर नीचे होता है, कम होता है, तो आपको पेरीमेनोपॉज होता है। और जब वो ख़त्म हो जाता है एकदम, तो पूरे साल के लिए माहवारी ख़त्म हो जाती है, तो हम कहते हैं ऑफिशियली औरत को मेनोपॉज हो गया। बेसिकली उसका एस्ट्रोजन जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, जवान रख रहा था, जिसे हम लाइफ हार्मोन कहते हैं, वो ख़त्म हो गया। जिसकी वजह से अब आप कह लो कि जो गाड़ी चल रही थी ना, उसने एक्सेलरेटर पे पाँव रख के बुढ़ापे की तरफ जल्दी से जाना शुरू कर दिया, स्पीड कर दिया उसको। तो इससे हम कहते हैं जी मेनोपॉज। और उससे पहले वाली स्टेज जो 10-12 साल की, कभी 8 साल की होती है, जब पीरियड आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। ओके, अब ये BHRT क्या है? BHRT एक बहुत बड़ी वेव आई है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UK के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक डॉक्टर्स के पास जब ख़वातीन जाती हैं, उन्हें कहती हैं हमारी माहवारी जो है ख़त्म हो गई है, या हम पेरीमेनोपॉज में, हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, हमें रेज आता है, गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स आते हैं, दर्दें हैं, हमें अपनी दोस्तों मुझे तो बचपन से पेरीमेनोपॉज है फिर तो। लेकिन आपको पता ना मेरी ये मेंटल बीमारी है कि जब किसी बीमारी की बात होती है मुझे लगता है अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ जी। बंदा कहता है मैंने तुमसे एक नॉर्मल सी बात की थी, तुम लड़ने झगड़ने के लिए क्यों तैयार बैठी हुई हो, व्हाई यू लूजिंग इट। और उसके बाद मैं यही तो कहती हूँ ब्रेन फॉग, आपको कुछ याद नहीं रहता, आपके जो होता है नाम भूलने शुरू हो जाते हैं। नहीं, उसी वक्त बात की होती है और वो भूल जाती है। हाँ। या आपको याद ही नहीं होता मैंने वज़ू किया था, मैंने नमाज़ पढ़ी थी, उसकी कितनी रकात पढ़ी थी, गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी मैंने। उसके बाद जो है आपके पेट के अंदर बड़ी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आंतों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आपकी जोड़ों में दर्द होता है, आपके जो मसल्स होते हैं कहते हैं फटीग हो गई है, एग्जॉशन हो गई, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। जिन लोगों की बड़ी अच्छी मसल टोन होती है, जो एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा उनके मसल भी डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। और पेट के आसपास चर्बी और वजन ही नहीं गिरता,
और उसके साथ जो होता है ना, आपके ये पूरे जोड़ों के अंदर भी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ जहाँ आपको एस्ट्रोजन चाहिए, हेड टू टो आपकी वो काम खराब होने शुरू हो लेकिन जाते हैं। डॉक ये पीसीओएस में भी तो यही मसले होते हैं। हाँ, लेकिन पीसीओएस जिनको होता है वो जल्दी मेनोपॉज की तरफ जल्दी जाते हैं। अब आपने पूछा बीएचआरटी क्या होता है। पूरी दुनिया में अब इस वक्त जो है बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बीएचआरटी बायोरेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपका हार्मोन खत्म हुए हैं, आपने उसका आइडेंटिकल हार्मोन आप में डाल दिया। आइडेंटिकल जिस्म के अंदर डाल दिया। कितनी स्मार्ट अच्छा स्टूडेंट हो ना, अच्छा स्टूडेंट हो ना। बहुत जबरदस्त। और वो बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है। अब जो पहले एचआरटी थी ना, जिस तरह एक्सोसोम्स की बात होती है स्किन की ट्रीटमेंट्स के लिए, तो उसी तरह ये उसी टाइप की चीज है। आपके जो क्योंकि हमने शो पे एक्सोसोम्स पे बड़ी दफा बात की। अभी जो आपके 20-25 साल पहले हार्मोन्स दिए जाते थे वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे, जो एचआरटी था। अब लोग कंफ्यूज करते हैं एचआरटी को बीएचआरटी के साथ। अच्छा। और पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज का, वो एचआरटी था। आप गायनकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उससे जाके कहते हैं जी मुझे ये बीमारियां आ रही हैं। डॉक्टर कहता है जी इसके जो आपका ना कैंसर छाती का ज़्यादा हो जाएगा, आपको जो हार्मोन्स हैं वो नहीं लेने चाहिए। उसके साथ वो आपको कहते हैं जी ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, हार्मोन्स मत लें। वो जिन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन्स हैं जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और जो हम बीएचआरटी कह रहे हैं, ये वो वाला हार्मोन है जो औरत को प्रोटेक्ट कर रहा था, इन्फ्लेमेशन कम कर रहा था, आपके जोड़ों की बीमारियां और जितने जिस्म की बीमारियां उसको कम कर रहा था। अब वही वाला हार्मोन जो ओवरीज बना रही थी वो आपने जिस्म के अंदर डाल दिया। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें। इसकी वजह से हमें ये अवेयरनेस पाकिस्तान में डॉक्टर्स को देनी है, हर किस्म के डॉक्टर को, कि भाई बीएचआरटी बिल्कुल फ़र्क है और ये फ़ायदा देता है। ये छाती के कैंसर को इंक्रीज़ नहीं करता, ये डिक्रीज़ करता है। एक्चुअली वही वाली बट डॉक्टर साहिबा पहले ये होता था ना कि ख़वातीन जो हैं, मेरी एक दोस्त है उनकी डबल मैस्टेक्टमी हुई है, उनके दोनों ब्रेस्ट रिमूव हुए हैं, तो डॉक्टर ने उनकी ओवरीज भी रिमूव कर दिए क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका जो बाहर से टेस्ट कराया उसमें ये पता चला कि उनके जो एक्चुअली कैंसर के मार्कर्स थे वो आ रहे थे उनके एस्ट्रोजन के, पता नहीं पॉजिटिव क्या ये क्या कहानी। हाँ जी। अब ये होता है कि अगर किसी को पहले से ब्रेस्ट कैंसर है, हाँ। तो उसको तो आप कोई हार्मोन नहीं देते, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन एक हीलिंग हार्मोन है, हील करता है। एस्ट्रोजन एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि ग्रो करता है आपके हेयर को, नेल्स को, जहाँ जहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वहाँ पे आपको तरोताज़ा और ग्रो करता है। इसी तरह आपकी छाती के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं। अगर आप हार्मोन्स देंगे तो वो एग्जैसरबेट बढ़ सकता है, उसकी ग्रोथ हो सकती है। किसी को ऑलरेडी कैंसर है तो वो इसका कैंडिडेट नहीं है, लेकिन ये कैंसर करता नहीं है अगर आप बीएचआरटी, यानी कि अगर आपकी फैमिली में फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है कैंसर की, फिर दे सकते आप हैं। अपने पूरे टेस्ट करें और अगर आप क्लियर हैं तो आप इसको शुरू करें क्योंकि ये आपको आगे कैंसर होने से बचाएगा। एब्सोल्युटली, यू गॉट इट। मैं यही तो क्लियर करना चाह रही थी हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये मैंने रिसर्च पढ़ी थी और वो एचआरटी की वजह से होती थी, नॉट बीएचआरटी। क्योंकि बायो आइडेंटिकल का वर्ड जहाँ पे आ जाता है तो यानी कि जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी, ये वही वाली बात है कि आपको डायबिटीज हो जाए। अब अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है और आप में इंसुलिन नहीं बनती तो आपको इंसुलिन लेनी है। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना, हाय मैंने इंसुलिन लग गई, मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं, आप इतना अच्छा समझाते नहीं, मुझे आपकी बात से बात समझ आ गई ना, क्योंकि हम कितनी दफा डायबिटीज पे बात कर चुके हैं इस शो पे। अब थायराइड की कमी होगी तो थायरोक्सिन नहीं देते, देनी पड़ती है। अगर नहीं देंगे तो बीमारी हो जाएगी। तो ये वो वाला हार्मोन है जो आपकी जिस्म अंदर बना रही थी, जो खत्म हो गया है, तो वही वाला हार्मोन रिप्लेस करते हैं। लेकिन पता है इसमें ये भी है ना। अब मुझे बताएं ये होगा कैसे? क्योंकि देखें जहाँ सर्जरियों की बात आती है, जहाँ पे पैसों की बात आती है, वहाँ पे बंदे का भट्टा बैठ जाता है। इसलिए प्लीज सीधी सीधी बात करें डॉक। सबसे पहले तो मुझे बताएं प्रोसीजर क्या है इसका। अच्छा, जो बायोरेंटिकल होती पहले चेक कैसे करें? मुझे A to Z जुगन आपके पास आई ठीक है। मैं कहती हूँ जी मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मैं आपकी पूरी हिस्ट्री लूंगी। आपके पीरियड खत्म हो गया, आपको मेनोपॉज हो गया या आप पेरीमेनोपॉज में जा रही हैं, आपको बेतहाशा सिम्टम्स आ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, स्किन लटक रही है, आपको जो है बेतहाशा आपका ब्रेन फॉग हो रहा है, हॉट फ्लैशेस, रात को उठ के बैठ जाती हैं, नींद नहीं आती, पसीने आते हैं, बार बार गर्मी लगती है, आप लड़ रही हैं अपने हस्बैंड से, बच्चों से, तो मैं कहूँगी अच्छा आपको नहीं, वो तो वैसे भी हम लड़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आपको पूरे सिम्टम्स आ गए। अब मैं कहूँगी अच्छा जी अब जो है ना आपका ब्लड वर्क करके देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है ब्लड वर्क,
आपकी हिस्ट्री से पता चल जाता है कि आपको पेरीमेनोपॉज है। मेनोपॉज में एक FSH होता है, वो देख लेते हैं, वो हाई हो जाता है क्योंकि आपका जो एस्ट्रोजन नहीं बनता, तो ब्रेन से जो एक आ रहा होता है FSH, वो हाई हो जाता है। मैं कहूँगी आपको मेनोपॉज हो गया। अब मैं देखूँगी जी आपकी हिस्ट्री कैसी है। अगर तो फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद को हिस्ट्री है किसी भी किस्म के कैंसर की, कोई हार्ट डिजीज़ की, कोई फॉलेज की, कोई आपके जो है लेग में क्लॉट्स बनते हैं, मैं कहूँगी आप किसी भी हार्मोन की जो हैं वो कैंडिडेट नहीं है। सबसे पहले मैं उसको काउंसल करूँगी कि लाइफस्टाइल में आपने क्या क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्लीप अच्छी करनी है, आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं। सप्लीमेंट्स के भी ऊपर बात करेंगे, दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट, सप्लीमेंट वो अभी आगे जाएंगे। हाँ। अच्छा, ये चीज़ें कर क्योंकि ली देखिए मैं हर्बल एंड सप्लीमेंट, देखिए एक और चीज़, एक बड़ी कॉमन सोच है कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ले लो तो आपका मेनोपॉज बड़ा सुकून से गुजर जाएगा। बॉस, ऐसे नहीं होता जी। ये वो बड़ी बात है कि अजवा खजूर का जो बीज होता है उसको लोग पीस के खा लेते थे और कहते थे कि हमारा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। अगेन मे बी कुछ लोगों के लिए वो कारआमद रहा हो एक नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दैट इज नॉट द इलाज, दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट, दैट इज सपोर्ट। एब्सोल्युटली। अब मैं कहूँगी मैंने आपको BHRT देना है। पाकिस्तान में BHRT थी ही नहीं, और जिसकी वजह से डॉक्टर अगर ज्ञान दे रहा है तो पेशेंट कहेगा कि भी मुझे BHRT दो, तो वो कहेंगे आपने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑनलाइन अमेरिका से US प्रोडक्ट्स जो हैं BHRT इंट्रोड्यूस किया है पहली दफ़ा पाकिस्तान में। BHRT हमेशा जेल या क्रीम की सूरत में होती है। एस्ट्राडायोल जो टैबलेट्स होती हैं वो लिवर में जाके बदल जाती हैं और वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं, वो सिंथेटिक बन जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान में अगर बाय माउथ प्रेजेंट थी जो टैबलेट्स थी वो BHRT नहीं कंसिडर होती। तो जो आप क्रीम देंगे, जेल देंगे, वही BHRT होती है जो एस्ट्राडायोल क्रीम्स वगैरह होती हैं। उसके साथ हाँ, उसके साथ एक और चीज़ होती है माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। अगर डॉक्टर्स को ट्रेन करें कि भाई दिस इज़ अवेलेबल, और तो जो और ये इंसान खुद कर सकता है घर पे, ये नहीं है कि आपके पास आके इंजेक्शंस लगवाने हैं ये या इंजेक्शंस नहीं है, ये क्रीम है। आप एक कंसल्टेशन देते हैं, आप देखते हैं कि पेशेंट उसका कैंडिडेट है, उसको कोई और मसला नहीं है, तो आप वो खुद से क्रीम लगाता है, हर रोज़ लगाता और है। कितनी देर के लिए? अब मेनोपॉज कितनी देर के लिए? सारी जिंदगी। हाँ, तो फिर सारी ज़िंदगी क्योंकि अब आपके हार्मोन्स नहीं बन रहे। देखिए, अगर आप एक लंबी क्वालिटी ऑफ लाइफ, खाली क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ चाहते हैं ज़िंदा रहना, कि मुझे बाद में जाके व्हील चेयर पे ना बैठना पड़े, मुझे मेमोरी लॉस ना हो, मुझे अल्जाइमर डिजीज ना हो। गिट्टे गोटे रह जाए, जो हम गिट्टे गोटों की जी, बात knee करें, replacements। हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस वैसे ही है, ऊपर से मेनोपॉज मजीद आपकी हड्डियों का बुरबुरापन करता है। एब्सोल्युटली। तो फिर अगर हिप टूट रही है, कितने हमारे, आप देखें हर दूसरे दिन पता चलता है फलां की अम्मी गिर गई उनका गोडा टूट गया, फलां की अम्मी गिरी उनका हिप टूट गया। आपको पता मर्दों है से ज्यादा औरतों को। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनका मेनोपॉज जो बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहा था वो खत्म हो गया। ये जो जितनी चेंजेस हो रही हैं ना, जो हम कहते हैं कि हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, आप लड़ झगड़ रहे हैं, सारा कुछ आपको बीमारियां हो रही हैं, ये शॉर्ट टर्म है। जो आपको भुगतना पड़ेगा मेनोपॉज की वजह से, वो 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 65 ईयर्स में जाके आपको सही पता चलेगा कि अगर आपने हार्मोन रिप्लेस नहीं किया तो जो चेंजेस 15 साल के बाद आनी है, आपको व्हीलचेयर पे बैठना, अल्जाइमर डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, वो 15 साल के बाद पता चलेगा। इट्स अ प्रोसेस। लेकिन जानी कितनी देर, मतलब ये कब रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं? रिजल्ट तो आपको राइट अवे शॉर्ट टर्म जो है वेजोमीटर सिम्टम जिसे कहते हैं, पसीने खत्म होंगे, नींद अच्छी होगी, बोन्स की दर्दें खत्म होगी, वो तो आपको 1-2 हफ्ते में ही पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अंदर की DNA डैमेज हो रहा है, अब अंदर से जो होती है ना, हमारे एक जीन्स होती हैं सर्टुइंस, जो कि लॉन्जिविटी की जीन्स होती हैं, उसके ऊपर एस्ट्रोजन काम करता भाई है। मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने कनाडा में ये पूरी ट्रीटमेंट से गुजरी, वो उम्र में 15 साल छोटी लग रही है। क्या ये एंटी एजिंग भी है? क्योंकि सर्टुइंस जो होती हैं, नहीं, एज रिवर्सल भी है। एंटी एजिंग तो 1000 चीजें चल रही है ना, टीके टूके बंदा मुंह पे लगा लेता है, 100 चीजें कर लेता है। एज रिवर्सल कैसे होगा? देखें, आपकी जो बोन्स हैं वो बन भी रही हैं, टूट फूट क्या रही हैं। कोलेजन फिर बनेगा? कोलेजन को इंड्यूस करता है स्किन के अंदर। मैं एस्ट्रोजन क्रीम लगाती हूँ अपने फेस के ऊपर। आप कितनी एंटी एजिंग, हम कहते हैं ट्रेटनॉइन लगाओ, कॉपर पेप्टाइड लगाओ, ये प्रोसीजर करो, वो करो, जो चीज़ आपके जिस्म के अंदर, स्किन के अंदर जो है 30s के बाद कम होना शुरू हो जाती है। मेनोपॉज तो बहुत दूर की बात है। उसी के बाद आपको एस्ट्रोजन क्रीम जो है, मैं कहती हूँ कि आप लगाना शुरू कर दो। ये फेस में आपके रिसेप्टर्स होते हैं, नेल्स के अंदर आपको एस्ट्रोजन चाहिए, हेयर के अंदर आपको एस्ट्रोजन चाहिए। क्योंकि मुझे ना एक चीज़ पर्सनली जो बड़ी बहुत है, चूहे जैसा मेरा मुंह हो गया। देखिए मेरे मुंह की हमेशा एक चीज़ ये थी कि आई हैड अ राउंड फेस। जी, मेरा वेट कम हुआ आफ्टर माय डॉटर नूर। पहले भी मेरा वेट कम होता था, मुंह मेरा थोड़ा राउंड राउंड ही रहता था,
बिल्कुल ही रखो खड्डे मुंह पे, मतलब मैंने किसी से बात की तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा, डॉक्टर शाहीना ने, शी इज़ ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा बेटा कम से कम कोलेजन वाली कोई चीज़ें कंज्यूम तो करनी शुरू करो, यखनी पीनी शुरू करो, ये करो वो करो, बट वही वाली चीज़ है ना, बॉडी तो एक प्रोसेस से गुजर रही है। कोलेजन जो है वो आपको बाय माउथ लेना चाहिए, उसका मॉलिक्यूल जो होता है अगर स्किन पे लगाओ तो एब्जॉर्ब नहीं होता, इसकी वजह से बाय माउथ आपने पेप्टाइड्स या हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन लेना होता है, जो भी डब्बा खरीदो उस पर हाइड्रोलाइज्ड या पेप्टाइड लिखा हो। ठीक है। यखनी वगैरह आप जितनी भी पी लोगे आपको बाहर से सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। उसके साथ जो है आप ट्रेटनॉइन यूज़ करते हो, जो रेटनॉल्स होते हैं, ये सारे एंटी एजिंग है, लेकिन जो कोलेजन को इंड्यूस करता है, हाइड्रेशन को बेहतर करता है, आपकी जो स्किन एज कर रही है, यार देखो उसमें अंदर से एस्ट्रोजन चीज चाहिए। देखे ऊपर जो मर्जी लगा लो जी। अंदर से जो चीज होगी वो आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगी। ये तो आप ऊपर से कवर करते जा रहे हैं चीजें, अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में आ जाए। अच्छा ये महंगा कितना नुस्खा है? क्योंकि ये यूएसए का है, अभी पाकिस्तान में बना ही नहीं है, और पाकिस्तान में मुझे बहुत डर है कि वो खुद ही हार्मोन घोल घाल के नंबर 2 डाल देते हैं, उसके बाद फिर उसका कंट्रोल कोई नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका मेक श्योर करें कि कोई ऐसा डबल कॉपी, कोई रेप्लिका 2 नंबर ना आए कि लोगों को नुकसान ना शुरू होना शुरू। तो फिलहाल तो ये काफ़ी महंगा है, क्योंकि ये यहाँ पे तो है ही नहीं, तो प्राइस पूछ रही हैं? नहीं वैसे पूछ रही हूँ कि क्या तो महंगा ही होगा, क्योंकि ये बाहर का प्रोडक्ट है। महंगा। ये I'm not asking for an exact price, I was just wondering कि होता ना कि कोई कहता है कि यार 2000 रुपए में एक चीज हो अच्छा, नहीं तो जाती है। जाके इतने ज़्यादा कपड़े खरीद रहे, इतना स्किन के ऊपर प्रोसीजर करा रहे हैं, जो अपनी हेल्थ की बात आ जाती है तो लोग कहते हैं जी अब हम क्या करें, अपने ऊपर तो पैसे लगा लें। अच्छा। अभी आपने बोन्स की बात की थी ना, अगर आप ये ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया की चीज़ें लेते हैं ना, बिसफॉस्फोनेट्स या फॉस्फोमेक्स, जितनी भी मेडिसिन लेते हैं, वो बोन जो टूट फूट रही होती है उसको बचाता है। लेकिन अगर बोन की रीमॉडलिंग और बनाना, भाई अगर बोन टूटेगी नहीं, अभी की कुछ लाख की इन्वेस्टमेंट कल को आपको मिलियंस के खर्चे से बचा लेगी। एस्ट्रोजन उसको नया बनाएगा, तो रीमॉडलिंग करेगा, तो बोन को बनाएगा। अच्छा ना एक चीज़, सप्लीमेंट्स लोग बड़े जो अफोर्ड नहीं करते या व्हाटएवर कहते हैं कि यार इवनिंग प्रिमरोज ऑयल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो सप्लीमेंटेशन का क्या रोल है इसके अंदर? मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की वीडियोस देखी हैं, मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट और लोगों को, अब चूँकि मैं खुद भी प्लेटफॉर्म मेरा सोशल मीडिया जिससे मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है कि जब सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो प्लीज़ अपनी जनरल पॉपुलेशन को, पब्लिक को बताएं कि वो एक सप्लीमेंट है। इंग्लिश का वर्ड का मतलब ही सप्लीमेंट है कि वो एक एपिटाइज़र है, वो एक मेन ऑन्ट्रे, एक मेन इलाज नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस सप्लीमेंट्स में आ जाता है जी। फ्लैक्सीड खाओ, फाइटोएस्ट्रोजन लो, जितने भी आपके ये अनार, सब्जियां, सब ये लाइफस्टाइल में आता है। इसके साथ जो है आप कहते हैं जी मैं ब्रोकली ले लूँ, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपके वो वाले सिम्टम्स जो होते हैं ना कि नींद नहीं आ रही, हॉट फ्लैशेस खत्म हो रहे हैं, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जी सारी चीज़ें लें आप, ये सारी शॉर्ट टर्म में हेल्प करेंगे। अंदर से जो डीएनए डैमेज हो रहा है, 15 साल के बाद आपके जो हार्ट अटैक का डिजीज़ होगा, जो कैंसर का रिस्क हाई होगा, जो आपकी मेमोरी लॉस, अल्जाइमर डिजीज़ होगा, वो सप्लीमेंट आपको हेल्प नहीं करेगा। सप्लीमेंट नाम ही मुझसे समझ आ जानी चाहिए कि वो साथ में वो सपोर्टिव है, सपोर्ट ग्रुप है, वो आपका मेन इवेंट नहीं है। और ये मैंने देखा है लोगों को कहते हैं कि आप ये शतावरी ले लें, आप जो है ये फ्लैक्सीड ले लें, साथ ये भी बता दें कि ये लेना चाहिए, हेल्प करेगा, बट दैट्स नॉट द मेन स्ट्रीट ट्रीटमेंट। आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा पैगाम ये जी कि हर डॉक्टर को, खाली गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं पता होना चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर को, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, साइकाइट्रिस्ट को, कि आपके पास कोई भी औरत जब 40 साल से ऊपर की आती है किसी भी सिम्टम के साथ, तो आप उसको कहेंगे पहले जाके गायनेकोलॉजिस्ट से, हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन डॉक्टर से पता करो। अगर आप BHRT स्टार्ट करेंगे तो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन नहीं है, बल्कि मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं। आपकी जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोपीनिया नहीं है, आपको जो है मेनोपॉज हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट अगर आप ले लेंगे, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो स्पेशलिस्ट के पास जाएं। उनका जो दिया हुआ ट्रीटमेंट होगा वो ज़्यादा असरअंदाज होगा, क्योंकि हमने एस्ट्रोजन को उन रिसेप्टर्स तक पहुंचा दिया है जहां तक उनकी कमी थी। तो डॉक्टर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने उनको एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन नहीं देनी, आपने उनको हड्डियों की दवाइयाँ नहीं देनी, पहले आपने उनको BHRT देनी है, ताकि उनका मेन अंडरलाइंग रीज़न मेनोपॉज का ट्रीट करें, बाद में जो मर्जी करते फिरें आप। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और व्यूअर्स, शुक्र है कि कोई मेनोपॉज के बारे में बात कर रहा है और अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। वही वाली बात ना, वो मवारी रुक गई भाई, उसके रुकने से
हज़ार और चीज़ें भी रुकती हैं और ख़राबियाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि ये ख़वातीन तो बड़ी, ख़वातीन जो बच्चे प्रोड्यूस करती हैं, उनको फीड करती हैं, उनको संभालती हैं, उनको पालती हैं, पोसती हैं, वो मेंटली तो स्ट्रांग होती हैं, फिज़िकली वो इसलिए कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि उनका ख्याल नहीं रखा जाता। अब यही इश्यूज़ अगर किसी मर्द को होते तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हज़ारों चीज़ें क्रिएट कर दी जाती। सो हम एज़ ख़वातीन अगर अपना ख्याल रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे को इनकरेज करें, जैसे अगर स्क्रीन पे अगर कोई देख रहे हैं और उनकी अम्मी इस वक्त मेनोपॉज से गुजरी हैं या खुद कोई पेरी मोनोपॉज से या मेनोपॉज से गुजरा है, तो टेक एक्शन नाउ। चीज़ ख़राब और बर्बाद होने के बाद जब हम कोशिश करते हैं ना कुछ करने की, उसका फ़ायदा नहीं, फिर नुकसान ही होता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे ब्रेन ड्रेन की, और जो लोग भाग भाग के पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं और किस तरह से उनको यहाँ पे रिटेन किया जाए, इस पे डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है, जिनके अपने पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान में भी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। बात क्यों कर रही हूँ पाकिस्तान से जाने की, क्योंकि ब्रेक से पहले भी आपके साथ शेयर किया, फिर से आपके साथ शेयर करूँगी कि आज हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन की और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, कि क्या मसला है, क्यों हर यंग बंदा इतना डिसहार्टन्ड है, इतना डिसअपॉइंटेड है। इवन बड़ी उम्र के लोग, मेरे से 8-8 10-10 साल बड़ी उम्र के लोग जो हैं तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह हम पाकिस्तान से निकल जाएं। मसला क्या है ये हम जानेंगे आज अपने एक्सपर्ट से। डॉक्टर बिस्मा एजाज हमारे साथ है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, टीम लीडर एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट द लॉ कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन। कैसी हैं बिस्मा? बिल्कुल ठीक तो नहीं है, बहुत ही हसीन है, लेकिन चले इस पे हम ब्रेक में बात कर लेंगे। हमारे प्यारे और हैंडसम से भाई भी आज हमारे साथ है, तसद्दुक किलानी, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीवी एंड मीडिया एनालिस्ट है, स्पीकर एंड मॉडरेटर एट इंटरनेशनल एंड नेशनल फोरम्स, एंड बाय द वे एन एंटरप्रेन्योर इन हिज ओन राइट, तो अपनी बिजनेस भी चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तसद्दुक भाई, क्या हाल है? अच्छा भैया, सबसे पहले तो ये बताएं ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ये टर्म बड़ी यूज़ होती है पिछले 20 साल से, तो 30 साल से तो मैं सुन रही हूँ, ब्रेन ड्रेन की चीज़ है। अच्छा, बेसिकली देखें तो यूरोप में ख़ास तौर पे, और वो मुल्क जैसे कनाडा है फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया है, उनका अपना ग्रोथ रेट अनफॉर्चुनेटली अब तो खैर इक्वल भी ना नेगेटिव है, ख़ास तौर पे यूरोप में। तो दे ऑलवेज नीड पीपल टू रन देयर सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है ना, सर्विसेज के लिए लोग चाहिए ना आपको। तो डेफिनेटली वो फिर चूँकि बड़े सेटल्ड मुल्क हैं, इकॉनमी बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन बहुत है, तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और फ़िलिपींस और इस तरह के मुल्क जहाँ पे इकॉनमी थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो इन लोगों के लिए एक अट्रैक्शन होती है कि वहाँ जाएं, जॉब करें, उनको वहाँ अच्छे पैसे मिलते हैं, फ्यूचर भी नज़र आता है। इवन मिडल ईस्ट में लोग जाते हैं। तो रीज़न ये है कि वहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर लोगों की ज़रूरत है, विच इज़ फाइन। अच्छा, मैं वैसे ना एक बात कहूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अमेरिका में और बड़े मेरे क्लासमेट्स हैं एंड डूइंग वेरी वेल, लेकिन वो मुझे चंद लोगों से जब बात करने का मौका मिला तो वो कहते हैं यार इस लेवल के ऊपर मैं नहीं जा सकता, मैं अमेरिकन हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सिलिकॉन वैली में काम करता हूँ, बट इस लेवल के ऊपर मैं नहीं जा सकता। हाँ, वो जो नेटिव, कोई नेटिव तो नहीं बचे, लेकिन जो अमेरिकन हैं प्रॉपर, वो इससे ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना है के जो लोग जी, हमें ये समझना है कि वो लोग अट्रैक्ट करते हैं और सर्विस इंडस्ट्री को वो ख़ुद रन नहीं कर सकते, तो इसलिए लोग चाहिए। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये होता है कि आप ज़रूर जाएं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इज़ गुड थिंग, पैसे में इंडिया से बड़े लोग जाते हैं, हर जगह पे हैं, जाना चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता ये समझ के मत जाएं कि जिसमें ना अपने मुल्क के अगेंस्ट कोई नेगेटिविटी हो कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें भागना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द नेगेटिव थिंग। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ज़रूर है डॉक्टर साहब, आप भी जानती हैं कि हमारे यहाँ ना एक ये सोच है कि हमें बाहर जाके बड़ी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। मैं भी यही बात कर रही थी ब्रेक में आमना के साथ भी, कि शेफ़ आमना इलियास के साथ, कि यार
हम लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं पाकिस्तान में, आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आप जब बाहर जाते हैं USMLE का एग्ज़ाम दे के जाना है, फिर वहाँ पे जाके आपको 1000 और जतन करके फिर कहीं पे जाके आप ज़ीरो से फिर शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी डिग्रीज़ हमारी सारी एक्नॉलेज नहीं की जाती। फिर वहाँ पे जाके जब तक अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे होते हैं, टैक्सी चलाते हैं जो ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान में भी नहीं चलाई होती। असल में जुगन देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बाहर जाने को प्रेफर करते हैं। मैं नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ, मतलब जनरली, बट नफ्सियात बिकॉज वो एक तो आपका एरिया भी है, उसके अलावा डॉक कुछ तो दिमाग में खन्नास कोई मसला होगा ना। बिल्कुल, असल में वही फैक्टर्स जो है ना, वो चाहे आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं, आपकी जो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसकी मुआशी हालात हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपकी मुल्क में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है यानी जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसकी वजह से, आपके अपने घर के जो मसाइल हैं उसकी वजह से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स अगर बहुत लो लेवल के हैं, आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, आप एजुकेशन ज़्यादा सीख करना चाहते हैं, आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में एक अनरेस्ट जो है या एक लो मूड जो है या डिप्रेशन जो है वो तारी होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जब आप जो गेन करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली यू फील अ फेल्ड पर्सन। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए, उस नाउमीदी को ख़त्म करने के लिए एस्केप जो ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं कि ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे हमें ग्रोथ का मौका मिले। और वो अल्टीमेटली हमारी जो Gen Y और Gen Z है उसमें यही चीज़ पाई जाती है कि वो ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में तो ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम है, हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें उसका पे बैक हमें वैसा नहीं मिलता। और सबसे बड़ा जो अभी आपके इतना दिमाग में एक कीड़ा है वो ये कि हम किसी भी जॉब को करते हुए झिझकते हैं। अब वो लोग हम किसी भी जॉब को अपने मुल्क में करते हुए झिझकते हैं। exactly. उधर जाके पोचे भी लगाने पड़े तो किसी को मसला नहीं हमें होता। वाइट कॉलर जॉब चाहिए क्योंकि हमारी इज्जत का मामला है, हमें वाइट कॉलर जॉब चाहिए क्योंकि हम किसी को बताते हुए शर्मिंदगी महसूस ना करें कि हम ये जॉब करते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम टैक्सी भी चलाते हैं, हम पेट्रोल पंप पे खड़े होकर पेट्रोल भी भर रहे होते हैं, हम मॉपिंग भी कर रहे होते हैं, हम वेटर का काम भी कर रहे होते हैं और उसमें हमें वहाँ पे शर्मिंदगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती कि अर्न करने के लिए, अपने हाथों से कमाने के लिए किसी भी किस्म की नौकरी की जाए। हमारे पास यहाँ पे कोई अटेंडेंट आके खड़ा हो जाएगा ना तो हम उसको बड़ी हिकारत की निगाह से देखेंगे कि ही जस्ट इज़ एन अटेंडेंट। लेकिन बाहर के मुल्क में ये जो डिफरेंस है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। वहाँ पे बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा नहीं समझा जाता। ये मेजर फैक्टर है जिसको हम यहाँ पे जो है प्रिवेल नहीं कर पाते। और जब हम बाहर जाते हैं और हमें एक एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव मिलती है तो हम कहते हैं कि ओके फाइन, वी कैन डू एनीथिंग। नाउ क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? अच्छा, ये बात ना मैं नहीं आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, मैं भी हूँ, हम तीनों जो हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी फील्ड में भी काम कर रहे हैं। उधर तो जो मेरा एक्सपीरियंस था भैया, वहाँ पे आप एक जगह कोई मॉर्गेज पे ले लेते हैं और सारी ज़िंदगी मॉर्गेज यानी कि जो बाकी का आपने लोन लिया होता है बैंक से वो पे करते करते ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंगल होम ओनर बनते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रॉपर तरीके से चलें तो आप खरबपति भी बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। कितने ज़ीरो से हमने लोगों को चढ़ते हुए देखा है। सो ट्रू। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जैसे आपने कहा कि हम खुद जॉब अपॉर्चुनिटी तो अमेरिका कनाडा में कोई है ही नहीं। मेरे दोस्त कनाडा में पिट रहे हैं, बिल्कुल 2-2 साल से बैठे हुए, नौकरी नहीं मिल रही, जॉब मार्केट वेलफेयर पे बैठे हुए। अच्छा, उसमें भी मैंने कहा वो लो प्रोफाइल जॉब्स हैं, हाई प्रोफाइल जॉब्स वहाँ भी नहीं है जैसे आपने कहा। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में हैं। हम रोज़, मेरा ख्याल है हमारी सबसे रिक्रूटमेंट्स चल रही होती हैं, हमारे रिक्रूटर सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं इस मुल्क में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जैसे एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने बताया कि हम लोग दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते। अब कोई यूरोप में ना कोई सफाई करने वाला है ना, वो बड़े ग्रेसफुली अपना काम करता है, उसके बाद शाम को उसी क्लब में बैठा होता है जिसमें बाकी लोग भी बैठे होते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पे, लॉ में कोई डिस्क्रिमिनेट कर नहीं सकता, ठीक है, किसी भी बेसिस पे। तो ये एक कमी है हमारे मुल्क में। अच्छा, इस वजह से 2 फैक्टर्स मुझे लगते हैं। एक तो ये फैक्टर जो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं यार ये कोई ऐसी जॉब कर रहा हूँ, कोई देखेगा तो जाके कहेगा ये क्या कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम काम करना नहीं चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम जान छुड़ाना चाहते हैं। और सर हम गलत किस्म की मेहनत करते हैं। कैन आई गिव यू एन एग्जांपल? जो आपने एक मेरे सामने बात की थी, मजदूर तो बड़ा, मजदूर से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता। बिल्कुल, मजदूर से ज़्यादा फिजिकली कोई मेहनत नहीं करता। हार्ड जॉब है, बहुत हार्ड, बहुत टफ जॉब है। बिल्कुल सही है। लेकिन वो अरबपति क्यों नहीं है?
अच्छा, स्मार्ट वर्क भी तो होता है ना, Basically- जो आप करती हैं, जो मैम करती हैं। बिल्कुल सही है। देखिए अल्लाह ताला की ना अपनी तकसीम है, इस हवाले से हमें समझना है और इसको तस्लीम करना है। अगर खुदा जैसे आप कह रहे हैं वो मज़दूर अगर उसकी इकॉनमी भी उतनी अच्छी हो जाए तो हमें कोई मज़दूर नहीं मिलेगा ना। तो अल्लाह ताला ने अपनी तकसीम बनाई है और हर बंदे को उस हिसाब से उसके मुताबिक केपेबल बनाया। अच्छा, मैं बात जो कर रहा था वो ये था कि हर बंदा काम चोरी अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा बड़ा मसला है यहाँ पे। मज़दूर भी आपको देखा होगा एक बड़ी कम कैटेगरी है जो आज जिसको काम दें और आप कहें ये बहुत अच्छा काम करेगा, वरना अक्सर आप जाएँ ना तो मज़दूर 4 दिन के लिए गायब हो जाता है, आपका काम उधर ही खुला पड़ा होता है और उसने कहीं और मतलब पता नहीं कहाँ गया। दिहाड़ी ये पकड़ी भी होती है। कल्चर है ना यहाँ इसी पे। तरह ऑफिस के अंदर भी आप देखें तो लोगों को कहा जाए ना कि तुम ये करो, इस काम को ठीक करो, पीपल उसको वो माइंड करते हैं इसको। अच्छा, बुरा फील करना शुरू करते हैं, यार मुझे क्यों कहा इसने, बड़ा ऑफेंड हो हाँ, जाते बड़ा हैं offend होते कि हैं। एक्सक्यूज तो मी। ये एक साइकोलॉजिकली एक नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा, जिसने आज हमारे पास अच्छा, इतना बट ज़्यादा इसमें जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। एक एग्जांपल दूंगी आपको सर, अपनी ही टीम की। मेरे टीम का कोई बंदा भी ये नहीं कहेगा कि अगर कोई चीज़ गिर गई है तो वो खुद साफ नहीं करेगा, वो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी होस्ट ने जब मतलब टर्म बड़ी नेगेटिव सी है, बट जमादार का काम किया हुआ है। 1 साल मैंने पूरी झाड़ू पोछा किया था कनाडा में, और क्या करती, मैंने अपना सर्वाइवल करना था। और उस जॉब के दौरान मुझे ख्याल आया कि यार अपने मुल्क में तो बहुत इज्जत है, Exactly. इधर शहंशाह पढ़ाई वाली मुकम्मल ज़िंदगी करने आपके के लिए साथ। मुझे झाड़ू पोछे करने पड़े। हाँ, मैं उस चीज़ को रिग्रेट नहीं करती, लेकिन मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई चीज़ गिरेगी, इस ज़मीन इस सेट पे हम रोजी रोटी कमाते हैं, इसको साफ रखना, इसकी चीज़ों को मैनेज करना, अगर कोई गेस्ट आया उसके माइक को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें हम सब करने के लिए तैयार हैं। मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ, इवन हमारी कैमरा टीम, हमारे ऊपर से सब लोग बैठे। मैं लाहौर सेंटर के लिए तो मैं 100% खुद वाउच करती हूँ, किसी को कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। वरना आप दूसरे चैनल्स पे देखें तो वो अब एक एटीट्यूड आ जाता है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि ये हमारी रोजी रोटी की जगह है, हमने मेहनत करनी है, और अगर हमें आउट ऑफ द वे जाके भी कोई काम करना पड़े तो हमें कोई इशू नहीं है। और ये हमने सीखा कैसर शरीफ से, जो अब लाहौर सेंटर के जनरल मैनेजर हैं, लेकिन पहले मेरे प्रोड्यूसर होते थे, मेरे बॉस होते थे, और अब ऑब्वियसली इज माय बिगर बॉस। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जुगन, बात ये है कि मैं तो जब काम के बारे में या जॉब के बारे में बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ काम को अगर आप इबादत समझ के करें ना तो फिर उसमें मज़ा है। हम काम करते हैं बर्डन समझ के, मगरों लाने के लिए। मगरों लाने के लिए। अभी सर एग्जांपल दे रहे थे कि घर में आप कारपेंटर, प्लम्बर किसी को घुसा लो, इलेक्ट्रिशियन को घुसा लो तो आपका घर खोल के दे जस्ट गो अवे। सेम केस बाकी आप जॉब्स में देख लें, टेलर का काम देख लें, कोई भी काम है, स्वीपर का काम देख लें, आपके घर की मेड का काम देख लें, वो आएगी 3 दिन, चौथे दिन लाजमी छुट्टी है क्योंकि वो करनी ही करनी है। तो सवाल ये है, बाय द वे, और ये आप अगले टियर में भी देखते हैं, आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट होती है वो भी यही करती है। मतलब जैसे कि चलो जुम्मे को तो वैसे ही 2-2.5 घंटे हाफ डे, चलो जुम्मे को भी ऑफ कर लेते हैं, अक्सर लोग लॉन्ग वीकेंड कर लेते हैं अक्सर। तो हम अपने काम के साथ सिंसेयर नहीं है। फ्लॉ पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब की जो स्केर्सिटी है वो नहीं है, कमी नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, हमारी सोच में है कि हम काम को काम की तरह या अपने हाथ से कमाई हुई हलाल रिस्क की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हमारे अंदर ना एक पर्सनालिटी में प्रॉब्लम होती है। जब हम जिस सिचुएशन में होते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते ना, तो हमारा दिमाग हमें बताता है कि इससे एस्केप कैसे करना है, इससे फाइट नहीं करना है, इसके एस्केप करना है। फाइट वर्सेस फ्लाइट, Exactly. जो एक और सिंड्रोम है। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक में जाने से पहले मैं ये ज़रूर बात करूँ, पिछले दिनों मैं कहीं बैठी हुई थी तो मेरी एक फैमिली मेम्बर ही हैं, कहती है तुम्हें पता है मेरे बेटे ने मुझे क्या कहा? मैंने कहा क्या कहा आपको आंटी? कहती है वो 45 साल का है और मुझे कहता है कि आप लोगों के पास इतना कुछ है, मुझे दे क्यों नहीं देते आप मेरा हिस्सा? भाई कौन सा हिस्सा? मरने के बाद हिस्सा होता है, माँ बाप की ज़िंदगी में कौन सा तुम्हारा हिस्सा भाई? एक्सक्यूज़ मी, मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं दे? क्या अब मैं सारी ज़िंदगी काम करूँगा? अब उनकी मदर जो है वो 67 की है, 22 साल की थी जब उनका बेटा ये वाला पैदा हुआ, अभी उनके और बड़े बच्चे भी हैं। तो कहती है बेटी मुझे एक बात बताओ, मैं सारी ज़िंदगी काम करती रहूँ, अपने आप को रगड़ा लगाती रहूँ, मेरी उम्र देखो मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मेरा 45 साल का बेटा मुझे ये घूम के कह रहा है कि मैं कितनी देर तक काम करूँ? तो हम बैठे हुए हैं इनको पालने के लिए। और यही प्रॉब्लम अब बहुत से मर्द हजरात में भी देखते हैं कि वो घर पे बैठे में बीवियां नौकरियां कर रही हैं। आई एम सॉरी, जो रियलिटीज़ हैं वो रियलिटीज़ हैं। इस मुल्क से भाग के भी अगर आपने वहाँ जाके भी वेलफेयर पे ही रहना है तो फिर फ़ायदा क्या?
यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, हम किस तरह इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस आज आप लेके आए, इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन किचन में नज़र डालनी भी ज़रूरी है, क्योंकि शेफ़ आमना इलियास कोई 2 साल से हमारी रेसिपीज़ तैयार करके खड़ी है। जी स्प्रिंग रोल्स भी रेडी हैं और सूप भी गरम गरम बिल्कुल रेडी है। साथ आपके सामने हमने जो क्रैकर्स रेडी किए थे। थैंक यू सो मच, ऑसम। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद इन मसाइल का हल क्या है? नौकरियां क्रिएट करें, खुद नौकरियां करें, बच्चों के दिमाग सेट करें, क्या करें? ब्रेक के बाद जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। Welcome back from the break, viewers. The brilliant Tasadduq Gilani and Dr. Bisma Ijaz are with us. हम बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन की और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, और थोड़ा थोड़ा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि हम अपनी आवाम को डांट रहे हैं। माफ़ कर दीजिएगा व्यूअर्स, एक्चुअली दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब 18-20 साल के बच्चे से पूछो कि बेटा क्या प्लान है, बाहर जाना है, बेटा पढ़ क्या रहे हो, बस ये बाहर जाना है, बाहर जाके करना क्या है, कुछ भी कर लेंगे, होटल में काम कर लेंगे, टैक्सी चला लेंगे, बाहर जाना है। ओ भाई, अपने मुल्क में रह के अगर एक इज्जतदार अंदाज में ज़िंदगी जी सकते हो, और डोंट फॉरगेट व्यूअर्स, मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी मुल्क का, लेकिन इंटरनेशनली जो ये ममालिक हैं जहाँ पे लोग भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे इमिग्रेंट्स का हाल क्या होता है और इमिग्रेंट्स का स्टेटस क्या होता है, और हमारे बारे में बातें क्या की जाती हैं। या तो बंदा जाए और बड़े टैके से जाए तो समझ आती है, जब यहाँ पे कुछ नहीं अपना बना पाए, अपने मुल्क में नहीं बना पाए, तो बाहर जाके क्या बना पाएंगे, क्या अचार निकाल लेंगे। हाँ, कुछ बड़ी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, बट बात यही होती है, जो बात डॉक्टर बिस्मा और तसद्दुक भाई कह रहे थे, कि फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पे भी मेहनती होते हैं, वो वहाँ पे भी जाके मेहनत करते हैं, या यहाँ पे मेहनत नहीं की होती, वहाँ पे जाके रगड़ा लगता है तो फिर और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर देते हैं और कामयाब हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर लो। जी तसद्दुक भाई, हल क्या है ब्रेन ड्रेन का, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मसाइल का पाकिस्तान? अच्छा देखें, कामयाब लोग यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। पॉइंट ये है कि मीडिया में या न्यूज़ में या इंफॉर्मेशन में किसको फोकस किया जाता है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या फिर हुआ कि लोग डेस्परेट हैं बाहर जाने के लिए, दे डोंट केयर कि उनकी जान के साथ कोई खेल रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कोई ऐसी रोज़ी लाइफ नहीं है। अभी रिसेंटली आपने अगर सुना भी हो, मीडिया में अब आना शुरू हो गया कि जो लोग नए वहाँ जाते हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं होती, या वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो छुपते फिरते हैं, और उनके पास रहने की जगह ऐसी होती हैं कि जैसे वो एक जगह पे, कहते हैं ना, एक बिस्तर के ऊपर वो एक बंदा सोया है, वो उठेगा तो दूसरा आके उस पर सोएगा, मतलब इस किस्म के हालात हैं। तो और हमें लोगों को रूल्स चेंज कर रहे हैं कि अब अगर आप सिटीजन हैं और आपके पास पासपोर्ट है और आपका बच्चा वहाँ नहीं पैदा हुआ, तो अब आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। हजार और मसाइल शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग अपने मुल्क में से इमिग्रेंट्स निकाल रहे हैं कि ढूंढो पकड़ो बाहर निकालो, कौन क्या ये छोड़ दें। ये होता ऐसे ही है। तो हमें, मेरा ख्याल, लोगों को वो सही पिक्चर दिखानी ज़रूरी है। जो भी आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया है, तो हमें लोगों को एजुकेट करना है कि ऐसा कोई कमाल का नहीं है वहाँ पे निज़ाम। वहाँ पे भी आपको जाके सख्तियाँ झेलनी हैं, और अपनों से दूर, सबसे इम्पॉर्टेंट ये अपनों से दूर रहते हैं। अच्छा, जब आप बाहर चले जाते हैं ना युगन, तो आपका लोगों से ताल्लुक़ जो है ना, वो कनेक्शन जो है वो बाकी तो ख़त्म हो जाते हैं, पैसे का एक कनेक्शन रह जाता है। सो सबसे ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप्स को लूज़ करते हैं। जो लोग बाहर से वो वापस आते हैं ना, वो एक तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हो सकता है वो टैक्सी चलाते हों, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हों, या हो सकता है मजदूरी करते हों, बोरियाँ उठाते मैंने देखा है पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ जगहों पे। यहाँ आते हैं वो बड़े कल्फ वाले कपड़े पहनते हैं, ज़बरदस्त किस्म के सूट पहनते हैं, रिश्तेदारों में फिरते हैं, पैसे थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, दिखाते हैं। अच्छा, उससे जो आम आदमी है ना, वो इंस्पायर होता है कि पता नहीं वहाँ ये क्या कर रहे हैं। सो सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे बड़ी मिजरेबल लाइफ्स हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक सुकून, बड़े मैंने मर्द देखे हैं जो कहते हैं कि मैं जाके अपनी बीवी को बुला लूँगा। अच्छा, बुला भी लेते हैं, वहाँ पे फिर बीवी बच्चे रुल जाते हैं। हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत बात क्या है तसद्दुक भाई? फैमिली सिस्टम है। बिल्कुल ठीक। अम्मी आप 2 दिन बच्चे रख लें, हम काम पे जा रहे हैं, या आप जॉब पे जाते हैं, तो पीछे से और कुछ नहीं, अगर आपने घर में कोई वर्कर भी रखी हुई है काम करने के लिए, तो बड़े रीजनेबल अमाउंट में आप किसी को रख सकते हैं। अगर आप
उसूल के हिसाब से जो एक उनकी चीज़ मैं बनता है आपको मुआवजा बताऊं। उनको दे भी दें तो तब भी कम है। उधर आपके बच्चे डे केयर में पलेंगे, जो कमाएंगे वो डे केयर में चला जाएगा। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बताऊं, डॉक्टर साहिबा ने शायद इस पर रिसर्च भी की होगी, मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे जो फैमिलीज़ रहती हैं ना, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी का रेशो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कोई अपना नहीं है। दे जस्ट वो क्या करते हैं, नए रिलेशनशिप बनाते हैं, वहाँ से डिसअपॉइंट होते हैं, अपने तक महदूद हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बनता नहीं है, वो होता है आम तौर पे। तो वहाँ पे कोई मेंटली हेल्दी लाइफ नहीं है। बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा है। तो हमें आप कभी उन लोगों से बात करें जो वापस आते हैं बाहर से, आप फील करेंगे यार इनको कोई प्रॉब्लम है, दे आर नॉट मेंटली स्टेबल। और बॉस वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। एग्जैक्टली। देखिए, दो कश्तियों में पैर रख के जब आप सवार होंगे ना, आप गिरेंगे ही गिरेंगे, आप एक के भी जोगे नहीं रहेंगे। और उसके अलावा व्यूअर्स, जैसे कि तसद्दुक़ भाई के साथ हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए, अपनी बिजनेस की तरफ जाए। अभी पिछले दिनों हमारे पास एक फॉरेक्स ट्रेडर आया था बच्चा, मतलब उसने 25-26 साल की उम्र पे दुबई में भी घर, पाकिस्तान में भी घर, महंगी 2 करोड़ की गाड़ी, ये वो। अब बात ये है कि ये बच्चे, ये लोग किस तरह आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्युटली। ब्रेन को यूज़ किया, और वो बच्चे ने अभी अपना FA भी नहीं मुकम्मल किया था, FA में सप्ली आई थी उसकी। सो बात मतलब उस स्टेज पे, और फिर उसने अपने आप को पढ़ाया, तालीम दी, क्यों? कुछ बनना चाहता था। करने को कुछ भी हो सकता है। मैंने भी 3 बिजनेसेस की, तीनों फेल हुई। अब जाके जो मेरी स्किन केयर, हेयर केयर की ब्रांड है वो चल पड़ी। हम अपनी नाकामियों से ही तो कामयाब होना सीखते हैं। True. आप जैसे लोग यही तो बातें हमें समझाते हैं तसद्दुक़ भाई। बिल्कुल से तो गिव अप तो कर नहीं सकते आप, लेकिन पॉइंट वही है, जैसे आपने कहा, सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, जिनके पास कुछ नहीं था। आप आज भी यूट्यूब उठाएं और पाकिस्तानियों की ऐसी ऐसी स्टोरी, हमारे एक्टर्स की, हमारे कि उनको देखें तो वो कहाँ से उन्होंने शुरू किया, कहाँ तक गए। हाय डॉक्टर बिस्मा, हमारे अपने एक आर्टिस्ट, मेरे बड़े अच्छे जानने वाले, अगेन नाम नहीं लूँगी, उन्होंने वहाँ पे जाके बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, पोचे भी लगाए, उसके अलावा दुकानों के अंदर वो जो होते नहीं, जो परफ्यूम स्प्रे करते हैं लोग आपके ऊपर, वो एक कागज़ पे स्प्रे करके आपको पकड़ाते हैं या आप पे स्प्रे करते हैं, वो वाली नौकरी भी की। और जब वापस आए कोई 3 साल के बाद, तो कहता है मैं नहीं रह सका। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है यार वहाँ पे वो काम किए जो कभी पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकता था, इतनी इज्जत अपने मुल्क में। तो मैंने कहा तो पैसे आप लेके गए वटेवर। कहता है जुगन, पैसे तभी आपके पास होते हैं ना अगर आप बनाते रहें, वरना जो लेके गए वो तो खर्च हो जाते हैं। तो मैंने कहा तो क्या? कहता मैं 0 पे आ गया हूँ। मतलब यहाँ पे अपना घर बेच के चीज़ें वीज़ें फारिग करके वहाँ गए, 3 साल में 0 मीटर होके वापस आए, और अच्छा वाला 0 मीटर नहीं। जी डॉक्टर साहिबा, हल मेन डिफरेंसेस जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपने काम को बोझ समझ के करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए। दूसरा, हमें एस्केप चाहिए होता है। तीसरा, हम अपने फैमिली सिस्टम से भी दूर होना जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं सिर्फ पैसे के लिए। हाँ, ये चीज़ मानने वाली बात है कि वहाँ पे जो आप कमाते हैं या जितनी आप मेहनत करते हैं उसका मुआवजा आपको मिलता है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है लोग जो है वो ज़्यादा डिसअपॉइंट इसलिए होते हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो मेहनत करने वाली कैटेगरी, वो कहते हैं मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उस हिसाब से पे बैक नहीं मिलता। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि हमें वहाँ पे सिर्फ पैसा नज़र आ रहा होता है, इसलिए हम बाहर जाने को प्रेफर करते हैं। अब बाहर जाके जो जॉब्स कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में करने का आपके जहन में भी नहीं है। मैं यूथ जो है स्पेशली उसको एड्रेस करके अगर कहूँ, क्योंकि हमारी जो कंट्री है या हमारा मुल्क है उसकी मुस्तकबिल जो है हमारी यूथ है, और उन्हीं में सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड है और ये कॉन्सेप्ट है कि हमें बाहर जाना है। मैं ये समझती हूँ कि हमारी यूथ जो है उसको सबसे पहली चीज़ अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एजुकेशन बेस्ड जो जॉब है दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग फॉर योर सर्वाइवल। आपको एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल भी सीखनी चाहिए, एंड यू हैव टू वर्क बोथ वेज। एजुकेशनल डिग्रीज की बेस पे आपको जो नौकरी मिलती और है बाय द दैट वे कैन ये बी अ दोनों वाइट कॉलर लोग, जॉब। बल्कि तीनों लोग डिग्री होल्डर्स हैं। ये नहीं है कि हम हाँ। आपको कह रहे हैं कि आप डिग्रीज ना लें, हम कह रहे हैं उसके साथ साथ करें। और स्किल बेस्ड जॉब जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डॉक, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तालीम के मामले में ज़रा नहीं उतना चल पाते, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट बहुत होते हैं। एग्जैक्टली। आप किसान देख लो, कितना पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसके पास जो वो दिमाग है वो हमारे पास नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमें अपने आप को सर्वाइव करना है और अपनी रूट के साथ जुड़े रहना है जो होना चाहिए, तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए और एक जॉब की बजाय मल्टीपल जॉब्स की तरफ जाना चाहिए। अब अपनी लाइफ को, अपने टाइम टेबल को स्ट्रीमलाइन करें। हमारे बच्चे सो के उठते हैं 12 बजे 1 बजे, और फिर रात सारी जो है वो जागते हैं उसी फ़ोन पे, जिस फ़ोन पे वो डिफरेंट सोशल ऐप्स देख रहे होते हैं। उसकी बजाय अगर आप उस टाइम को इंटरनेशनल वर्क करते हुए
कंज्यूम करें। अपवर्क है जिसके ऊपर आप अपने अकाउंट्स बना के डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये वो सब चीज़ें जिनके लिए मेहनत और एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हम घर बैठे हुए ट्रे में रख के आपको मतलब ये चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। आपको उठना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग का, अपने जिस्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप अपने मुल्क में शहंशाहों वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बजाय ये कि बाहर जाके आप स्ट्रगल भी करें, अपनी फैमिली से भी जाएं, दूर मैं हों कहती हूँ और जरूर जाएं, मज़ीद साइकोलॉजिकल लेकिन मज़ा तब आता है जब आपको वहाँ से कोई जॉब ऑफर आती है, जो आप कर रहे हैं उससे बेहतर, आपको वो पैसे भी अच्छे ऑफर कर रहे हैं और बाइज्जत अंदाज में वर्क परमिट के ऊपर आपको बुलाएं, आप वहाँ पे पैसे कमाएं और फिर अपने घर भी भेजें, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ से जाके किसी के होटल में काम करना, किसी के घर ड्राइवरी करना, अब जैसे कि सऊदी वगैरह लोग बहुत से जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम वहाँ पे जाके ना किसी के घर ड्राइवरी कर लेंगे। ओ भाई, अपने मुल्क में रह के आप अपने घर में 4 ड्राइवर रखें, वाई डू यू वांट टू गो समवेयर एल्स? और ये कॉन्सेप्ट गलत है व्यूअर्स, याद रखें, जिस मुल्क में जाके जिस मुल्क में के पैसे कमाएंगे उन्हीं में खर्च कर रहे होंगे। अगर आप $1000 भी कमा रहे हैं तो वहां पे आपका खर्चा भी तो डॉलरों में है। ये चीज़ कोई समझ नहीं पाता। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे घर में रहने वाला हर पर्सन जॉब करता है, यहाँ पे होता है एक इंसान जॉब करने वाला और पूरी की पूरी 10-15 लोगों की फैमिली होती है जिसको उसको संभालना तो अगर होता है। घर का मर्द और Employment औरत rate और बढ़ाएं, यंग लोग सब मिल के मिलके काम करें, करेंगे exactly। तो खुशहाल जिंदगी की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल। इस ईगो प्रॉब्लम को भी तो बाहर निकाले ना, जो हमारे मर्दों के अंदर चिपक, मेरी बीवी काम नहीं करेगी, हाँ, वो काम नहीं करेगी लेकिन वो भूखी मर जाएगी क्योंकि आपने अपनी एक ईगो प्रॉब्लम। भाई जिस मुल्क में की 50% तमाम घर पे बैठी होगी, स्वात मिट्टी वो मुल्क आगे निकलेगा। खैर, एंड में आप क्या कहना चाहेंगे और मैम आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं बेसिकली इसको समराइज इस तरह करूं कि एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूं कि इटली में ना, मैं रोम से आई वाज ट्रैवलिंग टू मिलानो, तो बीच में एक स्टेशन पे मैंने ट्रेन चेंज करनी थी, छोटा सा स्टेशन था और उस पर एक लड़का बैठा हुआ था, पाकिस्तानी था। अब वहाँ से पाकिस्तानी नजर आया तो मतलब भाग के जाता है कि यार पाकिस्तानी। मैं भी जाके बेंच पे उसके साथ बैठ गया, उदास सा बैठा हुआ यंग सा लड़का था। तो बैठे बात शुरू हो गई। वो कहता है जी कि मैं ना कोई उस वक्त, ये 2005 की बात, मैं माँ के जेवर बेच के 5 लाख रुपए दे के यहाँ आया हूँ और पिछले 3 साल से एक पैसा नहीं चुका पाया, कुछ नहीं चल रहा, ना काम मिल रहा है प्रॉपर, जो मिलता है वो खा जाता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है और ऐसी अक्सर एग्जाम्पल्स ऐसी हैं। दूसरी बात जो हमें काम करने से चीज़ें रोकती हैं ना जुगन यहाँ पे, वो अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है। वो कल्चरल एस्पेक्ट ये है कि छोटे बच्चे की हर ज़रूरत आपने पूरी कर देनी है, फिर तुसी उनको जी कम करो, उसको हर चीज़ मिल रही, क्यों काम करेगा? तो हमें थोड़ा सा पुश करना है अपने बच्चों के कि वो अब खुद कमाएं अपने लिए। और सबसे पहले ये शुरू होता है जब आप अपने बच्चे को कहते हो पुत्र जा अपना बिस्तरा बना, बिल्कुल ठीक है, चल खाने का टेबल लगा। तो हमारे लाडों ने ख़राब किया हुआ सही है, कह हमारे लाडों ने ख़राब किया हुआ है। और दूसरा आखिरी बात जो मैं ये कहूँगा वो हमारी खुददारी है। हमारे मज़हब ने ना खुददारी का दर्स दिया, भूखे मर जाओ, ठीक है ना। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी गए, उन्होंने कहा कि मुझे ना मेरे हालात ख़राब हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु ने एक कुल्हाड़ा मंगवाया, वो एक और उसमें दस्ती अपने हाथ से लगाए, उनका जाओ लकड़ियाँ काटो और कमाओ, ठीक है ना। तो ये हमारे दीन का दर्स है, आपने मेहनत करके कमाना है, मांगना नहीं है, लोगों की तरफ नहीं देखना। हमेशा एक ही बात कहते हैं शो पे, टीच अ मैन टू फिश, डोंट गिव हिम अ फिश। मछली पकड़ के खुद उसको दे दोगे, एक दिन खाएगा, उसको मछली पकड़ना सिखाओगे वो सारी ज़िंदगी खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। जी फाइनली डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट सर ने रेज़ किया कि अपब्रिंगिंग या तरबियत जो है उसमें जब तक आप अपना एलिमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे, आपकी आने वाली नस्ल जो है उसको मेहनत करने की आदत नहीं पड़ेगी। जो पीछे हो गया सो हो गया, बट बेटरमेंट जो है वो हमारे आगे है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आने वाली जनरेशन को जो इस वक्त यूथ है उसको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं होंगे तब तक आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल है कि रिस्क हलाल जो है और अपने हाथ से कमाई हुई जो दौलत है वो जितनी कम होती है ना उतनी भी बहुत अजीम लगती है। इसलिए उसको कमाने के लिए ख़ुद उठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब, कोई भी मुलाजमत छोटी नहीं होती है और उसको करने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जिसमें आपको अपने हाथ से कमाया हुआ जो माल है वो मिलता है, मेरा ख्याल है उसको दौड़ के जाना चाहिए उसकी तरफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें हमें बताते रहा करें और हमारी आवाम को मोटिवेट किया करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। व्यूअर्स, आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा।
और आज के शो को कंक्लूड करते हुए भी आपको ज़रूर कहूँगी कि व्यूअर्स जब आज नमाज़ पढ़ें, दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो उन बच्चों के लिए उन शोदा को ज़रूर याद रखें जो आज के दिन APS के उस साने में शहीद हुए थे, जो आज से 10 साल पहले रूनुमा हुआ, और उनकी फैमिलीज़ के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे। आमीन। खुदा हाफिज़।